कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे ज़ॉम्बी से जिसकी पहली प्राथमिकता शिकार करना नहीं, बल्कि उस इंसान के बच्चे के लिए पाउडर्ड मिल्क और डायपर्स इकट्ठा करना है जिसे उसने गोद लिया है। बाकी सभी ज़ॉम्बीज़ उसे बेवकूफ़ समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि ये बच्ची असल में इंसानियत के एम्प्रेस का पुनर्जन्म है। अपनी पिछली ज़िंदगी में उसने पूरी दुनिया पर राज किया था और अनगिनत मौत के खेल खेलकर सबसे ताकतवर एलियन रेसेस को धूल चटाई थी, लेकिन अंत में उसे धोखे से फंसा लिया गया। स्टारी ज़ब ब्रूड मदर के हाथों उसकी मौत हुई और अब वो अपोकलिप्स की शुरुआत से ठीक 50 साल पहले फिर से पैदा हुई है। हालांकि इस वक्त वो सिर्फ एक बेबस मासूम बच्ची है और हमारा प्रोटैगनिस्ट, जो अभी अभी इस दुनिया में आया था, एक हमले का शिकार होकर ज़ॉम्बी बन चुका है। खुशकिस्मती से उसके अंदर की ह्यूमन कॉन्शियसनेस अभी भी जिंदा है। एक दुकान के रेफ्रिजरेटर से चुराए हुए फ्रोजन मीट पर वो 1 महीने तक जिंदा रहा, लेकिन अब वो मांस सड़ने लगा है। वैसे तो ज़ॉम्बीज को ऐसी चीजें पसंद आती हैं, और उसका इंसानी दिमाग इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। अब और कोई रास्ता न देख वो सामान तलाशने के लिए एक साधारण ज़ॉम्बी का भेष बनता है, और जैसे ही वो एक घर के किचन में दाखिल होता है, उसे अचानक बगल के कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। बेडरूम का दरवाज़ा खोलने पर उसे वहां एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती है, जो लिविंग रूम में फैले खून के धब्बों से बिल्कुल उलट है। वहां 7 महीने की एक बच्ची यून रॉक्सियो बिस्तर पर लेटी रो रही है। ऐसा लगता है जैसे उसके माँ बाप ने अपनी आखिरी सांसों तक उसे बचाने के लिए दरवाजा बंद कर दिया था। ठीक उसी पल रॉक्सियो खुद को बेहद लाचार महसूस करती है। वो सोच रही है, आखिरकार मेरा पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने माँ बाप नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी के दर्शन हुए। सच कहें तो यह किस्मत का एक क्रूर मजाक था। भूख से कमजोरी और मौत के खौफ की वजह से रॉक्सियो आखिरकार बेहोश हो जाती है। उस नन्ही सी जान को देखकर प्रोटैगनिस्ट काफी हैरान है। भले ही वो छोटी है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दुख और बेबसी नजर आ रही है। इस पल में उसे उस बच्ची के लिए एक अजीब सी हमदर्दी महसूस होती है। इस अपोकलिप्स में वो दोनों ही भटकती हुई रूहें हैं जिनकी किस्मत खराब थी। उसके सामने मौजूद यह नई जिंदगी उसे अंधेरे में एक रोशनी की किरण जैसी लगती है, जो उसे जीने का एक नया मकसद दे देती है। और फिर वो उस छोटी बच्ची को गोद लेने का फैसला करता है, पर उसे जल्द ही समझ आता है कि बेचारी बच्ची भूख के मारे बेहोश हो चुकी है। कमरे में रखे मिल्क पाउडर के सारे डिब्बे खाली हैं, इसलिए वो बाहर जाने का फैसला करता है। वो बेडरूम का दरवाजा लॉक कर देता है और वहां एक सोफा तक खिसका देता है ताकि दूसरे ज़ॉम्बीज अंदर ना आ सके। किचन में हाथ खाली रहने के बाद वो तीसरी मंजिल की ओर बढ़ता है। वहां का गलियारा सूखे हुए काले खून और लाशों के टुकड़ों से भरा पड़ा है, और दरवाजा खुला होने की वजह से वहां की बदबू बर्दाश्त के बाहर है। वहां कुछ सड़े गले ज़ॉम्बीज अभी भी मंडरा रहे हैं। हालांकि उसे अब ऐसे नज़ारों की आदत हो चुकी है। वो एक एक करके अपार्टमेंट्स छानना शुरू करता है, लेकिन कई किचन्स तलाशने के बाद भी उसे सिर्फ सड़ा हुआ मांस मिलता है, ना कि वो पाउडर्ड मिल्क जिसकी उसे तलाश है। 5वीं मंजिल पर उसे एक ऐसी माँ मिलती है जो दरिंदा बन चुकी है और अपनी भूख में अपने ही बच्चे को खा चुकी है। उसे एहसास होता है कि अगर नन्ही रॉक्सी को बंद करके नहीं रखा गया होता तो उसका भी यही हाल होता। खुशकिस्मती से उसे वहां मिल्क पाउडर के 2 सीलबंद डिब्बे मिल जाते हैं। दूध के साथ साथ उसे 2 पाउंड ताज़ा मांस भी मिलता है। कुछ देर बाद अपनी बेहोशी की हालत में रॉक्सियो को अपने मुंह में दूध का स्वाद महसूस होता है। वो अनजाने में ही उसे पीने लगती है, और जैसे ही उसके नन्हे शरीर में ताकत लौटती है, वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है और देखती है कि वो मरी नहीं है, बल्कि एक ज़ॉम्बी किसी वेट नर्स की तरह बड़े प्यार से उसे चम्मच से दूध पिला रहा है। उसकी पिछली जिंदगी में ज़ॉम्बीज सिर्फ खून के प्यासे राक्षस थे। उसने तो खुद अपने उन साथियों को मौत के घाट उतारा था जो इन जीवों में तब्दील हो गए थे। वो सोचती है, क्या ये ज़ॉम्बी मुझे बाद में खाने के लिए पाल रहा है? जाहिर है उसे नहीं पता कि वो बच्ची क्या सोच रही है। उसे तो बस उसे दोबारा आंखें खोलते देख राहत महसूस हो रही है, क्योंकि उसने काफी समय से कुछ नहीं खाया था। दूध का एक कटोरा उसे संतुष्ट करने के लिए काफी नहीं है। सच तो यह है कि उसे अभी भी भूख लगी है। एक पल के लिए वो अपनी हालत भूलकर बोलने की कोशिश करता है, पर उसके गले से सिर्फ एक धीमी सी गुर्राहट निकलती है। वो तुरंत अपना मुंह बंद कर लेता है। वो चुपचाप मुड़कर 3 कटोरे दूध और तैयार करता है, जब तक कि उसका पेट नहीं भर जाता। उसे एहसास होता है कि एक बच्चे को पालना कोई आसान काम नहीं है। उसे समझ आता है कि उसे बहुत सारा मिल्क पाउडर ढूंढना होगा, जो अच्छी बात है कि लंबे समय तक खराब नहीं होता। आखिरकार रॉक्सियो पेट भरकर चैन से लेट जाती है। उसे यह पूरी स्थिति बिल्कुल अजीब लग रही है। वो महसूस कर सकती है कि यह ज़ॉम्बी महज एक लो लेवल क्रीचर है जो अभी कुछ समय पहले ही बदला है। इस रैंक के ज़ॉम्बी में जरा भी अक्ल नहीं होनी चाहिए, और वो समझ नहीं पा रही कि यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन अनगिनत मुसीबतों से बची एक एम्प्रेस होने के नाते रॉक्सियो धीरे धीरे खुद को संभाल लेती है। डर अधीर है, पर वो अपनी किस्मत को स्वीकार करने का फैसला करती है। वो सोचती है, अगर ये मुझे खाना भी चाहता है तो कम से कम मैं भूखे पेट तो नहीं मरूंगी। और इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। कई दिनों की भूख और दहशत में उसे थका दिया था, और तनाव कम होते ही वो एक गहरी नींद में सो जाती है। उसे सोता हुआ देखकर प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। दुनिया खत्म होने के बाद ये पहली बार था जब उसे सुकून महसूस हुआ।
वो जानता है कि इस 7 मंजिला इमारत में एक बच्चे को अकेला छोड़ना उसे मौत के मुंह में धकेलने जैसा है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। दूसरी मंजिल सुरक्षित नहीं है, लेकिन 7वीं मंजिल यानी टॉप फ्लोर थोड़ी ज्यादा सिक्योरिटी देता है। शायद इसलिए क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पुराना है, यहाँ ज़ॉम्बीज़ की तादाद काफ़ी कम है। हालांकि इन जीवों ने मुख्य रास्तों को बंद कर रखा है और वो जानता है कि बच्ची को लेकर सड़कों पर घूमना ठीक नहीं होगा। इसके बजाय वो अपने क्रोबार को मजबूती से पकड़ता है। वो रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बीज़ को पीछे से एक जोरदार वार करके आसानी से ढेर कर देता है। एक बार जब बच्ची सुरक्षित जगह पहुंच जाती है तो वो खुद को साफ करता है और साफ कपड़े पहनता है। जख्मों को छोड़ दिया जाए तो अब वो लगभग एक आम इंसान जैसा दिख रहा है। लेकिन असली जैकपॉट उसे अपार्टमेंट के अंदर मिलता है। वहां उसे बेबी सप्लाईज का लगभग एक पूरा सेट मिल जाता है, जिसे शायद कोई परिवार भागते वक्त जल्दबाजी में छोड़ गया होगा। शायद उसकी हालिया भाग दौड़ की वजह से उसके अंग जो ज़ॉम्बी बनने के बाद जकड़ गए थे, अब थोड़े ज्यादा कोऑर्डिनेटेड महसूस हो रहे हैं। यह वाकई एक अजीब बदलाव है। अब वो इंसानों की तरह साधारण हरकतें भी कर पा रहा है। हालांकि वो इस बात से उलझन में है और वो इस पर ज्यादा ध्यान ना देकर अपना सारा फोकस नन्ही रोक्सियो पर लगाता है। जैसे ही वो डायपर उठाता है और उसे बदलने की तैयारी करता है, रोक्सियो के दिमाग में एक चौंकाने वाला ख्याल आता है। सच कहें तो उसने इतनी देखभाल की उम्मीद नहीं की थी। अगर पहले दूध पिलाने से वो उलझन में थी, तो अब डायपर बदलने के तरीके को देखकर उसे एक बात का यकीन हो गया है। उसे पूरा भरोसा है कि इस ज़ॉम्बी के अंदर की ह्यूमन कॉन्शियसनेस अभी भी बाकी है। अपनी पहली मुलाकात की बारीकियों को याद करते हुए उसे एहसास होता है कि वो बाकी ज़ॉम्बीज जैसा बिल्कुल नहीं है। वो देखती है कि वो दरवाजे के कुंडे घुमा सकता है, ताले खोलने के लिए क्रोबार का इस्तेमाल कर सकता है और दूध भी तैयार कर सकता है। इनमें से कोई भी काम एक आम ज़ॉम्बी की फितरत में नहीं होता। उसे पक्का यकीन हो जाता है कि उसकी इंसानी इच्छाशक्ति अभी भी जिंदा है, क्योंकि सिर्फ एक इंसानी दिमाग ही एक ज़ॉम्बी की खून की प्यास को काबू कर सकता है। लेकिन अगले ही पल रोक्सियो की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। उसे एहसास होता है कि उसके सामने खड़ा यह ज़ॉम्बी कोई औरत नहीं है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक डायपर बदल के चक्कर में उसे अपनी मर्यादा का बलिदान देना पड़ा, पर वो जल्द ही इस ख्याल को छोड़ देती है। आखिरकार दोबारा जन्म लेना ही अपने आप में एक चमत्कार है। चूंकि इस ज़ॉम्बी ने उसकी जान बचाई है, वो तय करती है कि ऐसी छोटी बातों पर ध्यान देना बेकार है। रोक्सियो उसे अपने जकड़े हुए अंगों के साथ अपनी मदद करने की जद्दोजहद करते हुए देखती है। वो बड़ी अनाड़ियत से उसका डायपर बदलता है और ये नज़ारा उसे भावुक और दुखी दोनों कर देता है। वो कल्पना करने लगती है कि इस ज़ॉम्बी की जिंदगी कैसी रही होगी। वो सोचती है शायद अपोकलिप्स से पहले इसका भी एक खुशहाल परिवार होगा। उसकी तन्हाई का ख्याल और ये सोचकर कि वो किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकता, रोक्सियो के दिल को छू जाता है। वो उसी पल उसे अपने ज़ॉम्बी फादर के रूप में स्वीकार करने का फैसला कर लेती है। अपने नए घर को व्यवस्थित करने के बाद वो खाने की ज़रूरत के बारे में सोचता है और तय करता है कि उसे और सामान जमा करना होगा। हालांकि दिन के उजाले में बाहर जाना दूसरे सर्वाइवर्स का शक पैदा कर सकता है। खुद को और उस बच्ची को खतरे में डालना एक ऐसा रिस्क है जिसे वो नहीं ले सकता। इसलिए वो रात के अंधेरे में निकलने का फैसला करता है। जाने से पहले वो बेडरूम का दरवाज़ा सावधानी से बंद करता है। वो दरवाजे के आगे एक कैबिनेट लगा देता है और सीढ़ियों पर भी रुकावटें डाल देता है, ताकि कोई ज़ॉम्बी या इंसान अंदर ना सके। उसने देखा है कि लोग जिंदा रहने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इस तबाही में इंसानी फितरत के कालेपन को जानते हुए वो बेहद सतर्क रहता है। वो पहली मंजिल के लोहे के गेट को मजबूती से बंद करता है और फिर सामान की तलाश शुरू करता है। हालांकि पास के रिहायशी इलाके में बहुत सारा स्टॉक नहीं है, पर छोटी छोटी चीजें मिलकर एक अच्छा खासा ढेर बन जाती हैं। अपने हाइकिंग पैक को पूरी तरह भरने के बाद वो अंधेरे में मिल्क पाउडर के कई डिब्बे लेकर जा रहा है, पर अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो ऊपर देखता है तो पाता है कि आसमान में चांद बिल्कुल गहरे लाल रंग का हो गया है। ठीक उसी वक्त नन्ही रोक्सियो की नींद खुलती है और वो कमरे को खाली पाती है। वो अपने डायपर में आराम से लेटी है, पर जल्द ही उसकी नजर बाहर उस सुर्ख लाल चांद पर पड़ती है। उसे एहसास होता है कि ग्लोबल एवोल्यूशन का दौर शुरू होने वाला है। हमारा प्रोटैगनिस्ट भी उस ब्लड मून को देखकर हैरान है। हालांकि ज़ॉम्बीज से भरी दुनिया में ये नज़ारा बिल्कुल सटीक लगता है। साई-फाई फिल्मों में ऐसे नज़ारे देखने की वजह से वो इस घटना को जल्दी स्वीकार कर लेता है। सच कहें तो ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा एक असली अपोकलिप्स को दिखना चाहिए। वो अपना काम जारी रखता है, बिना थके सामान ढोता है और यहाँ तक कि किताबें और पढ़ने की चीज़ें भी इकट्ठी करता है। हालांकि चौथी बार वापस आते वक्त उसे अचानक अपने शरीर में एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। उसके ठंडे और बेजान शरीर के अंदर एक अजीब सी झुलसा देने वाली गर्मी पैदा होने लगती है, जो एक ऐसा एहसास है जो अनजाना भी है और जाना पहचाना भी। ऐसा लग रहा है जैसे वो दोबारा जिंदों की दुनिया में लौट रहा हो। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक असहनीय खुजली शुरू होती है, जैसे उसका सिर फटने वाला हो। उसे डर है कि उसकी ह्यूमन कॉन्शियसनेस आखिरकार खत्म हो रही है और वो एक कोरा खून का प्यासा राक्षस बनने वाला है। जाहिर है घबराहट की एक लहर उस पर हावी हो जाती है। चांद की रोशनी में सिर्फ वही अकेला नहीं है, बाकी ज़ॉम्बीज भी इसी भयानक बदलाव से गुजर रहे हैं। उधर उस लाल रोशनी में नहाए हुए सर्वाइवर्स को अपने शरीर में गर्मी महसूस हो रही है
उनका ब्लड फ्लो तेज हो रहा है और उनकी हड्डियां पहले से ज्यादा मजबूत और सख्त हो रही हैं। इधर बेडरूम में रुओक्शो भी उस लाल चमक के घेरे में है। जैसे ही गर्मी अपना असर दिखाती है, उसका नन्हा शरीर थोड़ा कांपने लगता है। पता नहीं कितना वक्त गुजर जाता है, पर आखिरकार प्रोटैगनिस्ट को होश आता है। हालांकि उसके आसपास की दुनिया वैसी ही दिख रही है, पर हिलते ही उसे एहसास होता है कि उसका शरीर अब पहले से कहीं ज्यादा फुर्तीला है। उसके ज़ॉम्बी होने की जकड़न गायब हो चुकी है। वो ये देखकर हैरान है कि उसकी त्वचा की काली नसें फीकी पड़ रही हैं, और यहाँ तक कि उसके सिर के बाल भी वापस उगने लगे। और सिर्फ वही नहीं बदल रहा है, सड़कों पर घूमने वाले ज़ॉम्बीज भी बदल चुके हैं। उनके डरावने और बिगड़े हुए चेहरे अब थोड़े ज्यादा इंसानी लग रहे हैं। उसे इस बात पे थोड़ी खुशी होती है। ऐसा लगता है कि यह दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितना उसने सोचा था। जैसे ही वो एक दूसरे ज़ॉम्बी के पास से गुजरता है, उसके अंदर एक अजीब सी भावना जागती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे एक अदृश्य धागा उसे उस जीव से जोड़ रहा है। पहले उसे लगता है कि यह सिर्फ एक वहम है, पर फिर उसे एक अविश्वसनीय बात का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे उसने एक नई शक्ति विकसित कर ली है, और यही चीज सब कुछ बदल देती है। ये स्पेशल एबिलिटी उसे उन धागों के जरिए ज़ॉम्बीज के दिमाग में अपने विचार डालने और उन्हें कठपुतलियों की तरह कंट्रोल करने की ताकत देती है। जैसे ही वो फोकस करता है, वो जुड़ाव और मजबूत हो जाता है। वो सफलतापूर्वक उस ज़ॉम्बी को मुश्किल हरकतें करने का हुक्म देता है। वो इस ताकत को ज़ॉम्बी कंट्रोल नाम देने का फैसला करता है, जो वाकई एक प्रैक्टिकल चुनाव है। उसे समझ आता है कि यह शक्ति उसकी मानसिक ताकत से जुड़ी है, और वो अपने काबू में किए गए जीवों को लायन पपेट्स कहने लगता है। अचानक थकान महसूस होने पर उसे कुछ याद आता है। वो घर पर अकेली नन्ही रुओक्शो के बारे में सोचता है। वो तुरंत 2 पपेट्स को इकट्ठा किया हुआ सामान उठाने का हुक्म देता है और रिहायशी इलाके की तरफ दौड़ पड़ता है। हमें मानना पड़ेगा, ज़ॉम्बीज बेहतरीन मजदूर हैं। वो ना खाते हैं, ना पीते हैं, और ना ही पगार मांगते हैं। इधर ब्लड मून का असर आखिरकार खत्म हो चुका है। रुशुई अपनी गहरी नींद से जाती है और जानकारियों का एक सैलाब उसके दिमाग में उमड़ने लगता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसे एहसास होता है कि इस बार चीजें अलग हैं। अपनी पिछली जिंदगी के उलट उसने टेलीकाइनेसिस की शक्ति जगा ली है। उसे पता चलता है कि अब वो अपनी इच्छा शक्ति से चीजों को हिला सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज यह है कि उसने समय को काबू करने की अपनी पुरानी ताकत यानी टाइम कंट्रोल को भी वापस पा लिया है। ये दोनों हुनर मिलकर एक बेहद खतरनाक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इनमें से कोई भी उसे एक टॉप टायर पावर हाउस बनाने की काबिलियत रखता है। आखिरकार अपनी पिछली जिंदगी में वो सिर्फ टाइम कंट्रोल के दम पर ही इंप्रेस बनी थी। इस जिंदगी में इन 2 ताकतों के साथ उसका हमला और बचाव दोनों बेमिसाल होंगे। रुओक्शो अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। उसका ये शिशु शरीर अभी बहुत कमजोर है। कुछ ही देर में उसके सिर में तेज दर्द होता है और वो पूरी तरह थक जाती है। एक बच्चे के लिए ये कुछ ज्यादा ही है। भले ही उसकी मानसिक ताकत अभी कमजोर है, पर वो भविष्य को लेकर उम्मीदों से भरी है। उसे यकीन है कि वो एक दिन अपने पिछले रूप से भी कहीं ज्यादा आगे चल जाएगी। वो तो उस स्वॉर्म क्वीन को हराने के सपने भी देखने लगती है, जिसने उसे पहले मारा था। अचानक कमरे के बाहर एक आहट उसका ध्यान खींचती है। वो अंदाजा लगाती है कि उसका ज़ॉम्बी पिता वापस आ गया है। उसे ये जानने की बड़ी उत्सुकता है कि क्या इंसानी होश रखने वाले एक ज़ॉम्बी के पास भी इंसानों की तरह स्पेशल पावर हासिल की है। उधर प्रोटैगनिस्ट ये देखकर चैन की सांस लेता है कि सब कुछ सुरक्षित है। इस दुनिया में पहली बार उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो यहीं का हो। वो बड़ी आसानी से कैबिनेट को हटाता है और सीधे बेडरूम की तरफ भागता है। वहां वो देखता है कि नन्ही रुओक्शो जाग रही है और अपनी बड़ी खामोश आंखों से उसे ही देख रही है। उसने आज तक कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में कदम तक नहीं रखा था, लेकिन इस पल में वो वाकई में एक पिता जैसा महसूस कर रहा है। ये एक अजीब सा एहसास है, पर उसे इससे कोई ऐतराज नहीं। वो किचन की तरफ बढ़ता है, लेकिन पानी और बिजली न होने की वजह से उसे बॉटल्ड वाटर का इस्तेमाल करके फॉर्मूला तैयार करना पड़ता है। जब वो दूध मिला रहा होता है तो रुओक्शो अपने ज़ॉम्बी पिता को बड़े ध्यान से देखती है। वो उसमें एक बदलाव महसूस करती है, भले ही वो बहुत मामूली हो। वो अब थोड़ा और ज्यादा असली ह्यूमन जैसा दिखने लगा है। ये उन ज़ॉम्बी एवोल्यूशन से काफी अलग है जो उसे अपनी पास्ट लाइफ से याद थे। उस समय ज़ॉम्बीज के म्यूटेशन के रास्ते बिल्कुल अलग थे। मिसाल के तौर पर वहाँ टैंक टाइप ज़ॉम्बीज होते थे जिनका शरीर जरूरत से ज्यादा लंबा और मजबूत हो जाता था। उनकी ड्यूरेबिलिटी किसी युद्ध के मैदान में खड़े मेन बैटल टैंक जैसी होती थी। वो सर्वाइवर्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। रुओक्शो ने ब्लड मून के बाद अपने पिता की एवोल्यूशन से काफी उम्मीदें लगा रखी थी। आखिरकार वो एक स्पेशल ज़ॉम्बी जो थे। आखिरकार इस अपोकलिप्स में जिंदा रहने के लिए ताकत ही सबसे बड़ी चाबी है। लेकिन उनमें कोई साफ बदलाव न देखकर उसे थोड़ी निराशा होती है, और इसलिए इन रुओक्शो चुपके से यह फैसला करती है कि जब वो बड़ी होगी तो वो इतनी पावर हासिल कर लेगी कि उनकी हिफाजत कर सके। वो अच्छी तरह जानती है कि उनके बिना एक लाचार इन्फेंट के रूप में दोबारा जन्म लेकर वो इस वेस्टलैंड में कभी बच नहीं पाती। वो एहसान का बदला चुकाने में यकीन रखती है, खासकर इतने बड़े कर्ज का। जब मैं छोटी हूं तब तुम मुझे पालो, और जब तुम बूढ़े हो जाओ तब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वो ज़ॉम्बी एवोल्यूशन के राज भी जानती है। उनके एवोल्यूशन का मुख्य तरीका जिंदा चीजों को खाना है, लेकिन एक और रास्ता भी है, ज़ॉम्बी ब्रेन्स के अंदर मिलने वाले गोल्डन न्यूक्लियाई को हासिल करना।
वो खास zombies जिनमें असाधारण एबिलिटीज जाती हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के हों, उनके दिमाग के अंदर आखिरकार एक गोल्डन न्यूक्लियस बन ही जाता है। उसे भरोसा है कि अपनी पास्ट लाइफ की नॉलेज का इस्तेमाल करके वो इन न्यूक्लियर को छीन सकती है, ताकि उसके पिता एक हाई लेवल ज़ॉम्बी में इवॉल्व हो सके। उस स्टेज पर पहुंचकर वो फिर से बोलने की काबिलियत हासिल कर लेंगे और उनका शरीर दोबारा एक ह्यूमन स्टेट की तरफ बदलने लगेगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट, जो उसकी इन बड़ी योजनाओं से बेखबर है, उसे इस तरह टकटकी लगाकर देखते देख काफी मजा ले रहा है। हालांकि वो अभी बोल नहीं सकता, लेकिन वो इस नन्ही जान से बात करने के लिए जेस्चर्स का इस्तेमाल करता है। वो उसे बताना चाहता है कि उसने 2 ज़ॉम्बी बॉडीगार्ड्स का इंतजाम कर लिया है और उसके लिए खिलौने भी लाया है। जाहिर है, खिलौनों के साथ साथ वो कुछ जहर भी लाया है, यानी मुश्किल एग्जाम प्रेप बुक्स का एक ढेर। उसे अचानक एहसास होता है कि उसने अभी तक उसका कोई नाम नहीं रखा है। चूंकि वे 7th फ्लोर पर रहते हैं, इसलिए वो उसे चिची का निकनेम देने का फैसला करता है, इस उम्मीद में कि यह नाम उन्हें 7th फ्लोर के उनके छोटे से घर के अच्छे पलों की याद दिलाता रहेगा। वो रात भर में इकट्ठा किए गए सप्लाईज से काफी संतुष्ट है। उसका मानना है कि ये उसके और चिची के लिए लंबे समय तक काफी होंगे। अपोकलिप्स के अनिश्चित मिजाज को देखते हुए वो कुछ समय के लिए घर पे रहकर चीजों को देखने का फैसला करता है। एक बार जब सुरक्षा पक्की हो जाएगी तो वो फिर से बाहर निकलेगा। लिविंग रूम में वो लगभग आधा मीटर लंबी एक स्टील मशटी उठाता है। कोई सोच ही सकता है कि इसका पिछला मालिक आखिर क्या काम करता होगा जिसके पास ऐसा हथियार था। ये बहुत ही तेज है। हालांकि उसने कभी सोर्ड्समैनशिप नहीं सीखी, लेकिन अपनी ताकतवर ज़ॉम्बी फिजिक की वजह से वो मशटी को बहुत ही आसानी से घुमा सकता है। उसे मार्शल आर्ट्स वाली फिल्मों और किताबों के मूव्स याद आते हैं और वो वहीं लिविंग रूम में उनकी प्रैक्टिस करने लगता है। इस ब्लेड के साथ उसे लगता है कि वो किसी भी खतरे से निपट सकता है। लेकिन जब वो अपनी ब्लेड वर्क की प्रैक्टिस में व्यस्त है, नन्ही रुआक्शुआ अपना आराम पूरा करके एक बार फिर अपने मन को एकाग्र करना शुरू कर देती है। वो अपनी इने टैलेंट को निखारना शुरू करती है और अपनी नई जागी हुई टेलेकिनेसिस पर काबू पाने के लिए अपना पूरा ध्यान लगाती है। हम देखते हैं कि वो नाइट स्टैंड पर रखी एक चांदी की नीडल पर कॉन्सेंट्रेट करती है। हालांकि उसका कंट्रोल अभी धीमा और लड़खड़ाता हुआ है, लेकिन वो नीडल हवा में तैरने लगती है और देखते ही देखते वक्त गुजर जाता है और पलक झपकते ही 2 दिन बीत जाते हैं। दोनों ही काफी व्यस्त रहे हैं। नन्ही रुआक्शुआ को दूध पिलाने के बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट को अचानक बाहर से एक अजीब शोर सुनाई देता है। बालकनी की खिड़की से बाहर देखने पर हमें नीचे सड़क पर 2 ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं। अजीब बात यह है कि वे खाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वे बस एक दूसरे को चीर फाड़ रहे हैं। यह अजीब बर्ताव ज़ॉम्बी हैबिट्स के बारे में उसकी सारी जानकारी के खिलाफ है। चूंकि 7th फ्लोर साफ तौर पर देखने के लिए बहुत ऊंचा है, इसलिए वो नीचे जाकर जांच करने का फैसला करता है। वो स्थिति को करीब से देखने के लिए 4th फ्लोर पर जाता है। एक ज़ॉम्बी लगभग 2 मीटर लंबा है, जिसके पास अपार शक्ति और एक विशाल शरीर है। दूसरा दुबला पतला है, लेकिन उसके पंजे खंजर जितने तेज हैं। यह एक हाई डिफेंस वाले टैंक टाइप और जानलेवा रफ्तार वाले एजिलिटी टाइप के बीच की जंग है। एजिलिटी टाइप की अटैक पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो अपने दुश्मन की मोटी चमड़ी को भेदने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक खतरनाक लड़ाई के बाद टैंक अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। वो फुर्तीले वाले को दूर फेंक देता है और फिर एक आखिरी बेरहम मुक्के से उसका सिर कुचल देता है। खोपड़ी के अवशेषों में से वो एक चमकता हुआ व्हाइट न्यूक्लियस बाहर निकालता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट इन दोनों की जबरदस्त ताकत देखकर दंग रह जाता है, जो उसकी अपनी ताकत से कहीं ज्यादा है। उसे सुकून मिलता है कि उसने घर से बाहर निकलने के मामले में सावधानी बरती। ऐसा लगता है कि दुनिया उसकी कल्पना से भी ज्यादा क्रूर है। वो अपनी खुद की एवोल्यूशन को लेकर ढिलाई बिल्कुल नहीं बरत सकता। तभी वो देखता है कि टैंक उस न्यूक्लियस को बाहर निकालता है। उसके अंदर भी इसे पाने की एक तीव्र इच्छा जाग उठती है। इंस्टिंक्टिवली उसे महसूस होता है कि यह न्यूक्लियस उसके अपने शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। कोई सोच ही सकता है, क्या ये पूरी बेरहम जंग सिर्फ दूसरे के सिर के अंदर मौजूद न्यूक्लियस को हथियाने के लिए लड़ी गई थी? वो देखता है कि वो विशाल ज़ॉम्बी उस सफेद इनाम को निगल लेता है। वो टैंक अपनी छाती पीटता है और जोश में दहाड़ता है और फिर पास खड़ी कारों को बुरी तरह तोड़ने लगता है। इलाके के आम ज़ॉम्बी शोर सुनते ही वहां से भागने लगते हैं। वे सभी दूरी बनाए रखना ही बेहतर समझते हैं, क्योंकि वे इस इवॉल्व्ड मॉन्स्टर के प्रति एक गहरा डर महसूस कर रहे हैं। सच कहें तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो अंदाजा लगाता है कि ये न्यूक्लियर ही एक ज़ॉम्बी की इवॉल्व्ड एबिलिटीज को बढ़ाने की असली चाबी है। उसे देखकर उसे जो आदिम भूख महसूस हुई, उसे नकारा नहीं जा सकता था। ये एक ऐसी तलब थी जो मांस की इच्छा से कहीं ऊपर थी। अगर वो इसे खा सका तो दूसरे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने की उसकी पावर यकीनन नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। हालांकि आमने सामने की लड़ाई में वो इस राक्षस का मुकाबला करने के लायक नहीं है। तभी उसकी नज़र किचन में रखे एक गैस टैंक पर पड़ती है और एक चालाकी भरी योजना आकार लेने लगती है। इसी बीच नन्ही रुआश्री को भी बाहर का शोर सुनाई देता है। वो सड़क को तो नहीं देख सकती, लेकिन अपनी पास्ट लाइफ के आधार पर वो अच्छी तरह जानती है कि क्या हो रहा है। ब्लड मून के बाद दुनिया प्यूरिफिकेशन के अपने चरम दौर में पहुंच चुकी है। ज़ॉम्बीज और जंगली जानवर इवॉल्व होने के लिए एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, जबकि ह्यूमन सर्वाइवर्स अपना शिकार शुरू कर रहे हैं। आगे चलकर इन न्यूक्लियर का फायदा उठाने के लिए कल्टीवेशन के तरीके विकसित किए जाएंगे।
अपनी पास्ट लाइफ में इंसानी नस्ल की एक बेमिसाल इम्प्रेस होने के नाते रुआशुए को वो टॉप टियर ग्लेज ब्रीदिंग टेक्निक याद है जिसमें उसने महारत हासिल की थी। वो समझती है कि उसका ज़ॉम्बी पिता, जो कि एक आम लो लेवल अनडेड है, इस अपोकलिप्स में जिंदा रहने के लिए संघर्ष करेगा। वो जानती है कि उसे उन दोनों की रक्षा करने के लिए अपनी ताकत जल्दी बढ़ानी होगी। हालांकि वो अभी सिर्फ एक इन्फेंट है, फिर भी वो अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर सकती है। ब्लड मून के बाद हवा में घुले एनर्जी पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके वो अपनी टेक्निक को सर्कुलेट करना शुरू करती है। जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है, उसका नन्हा शरीर कांपने लगता है। एनर्जी पार्टिकल्स धीरे धीरे उसके शरीर में समाने लगते हैं। रुआचुए खुद को खुशनसीब मानती है कि उसका पुनर्जन्म अपोकलिप्स के शुरुआती दौर में हुआ है, जिससे उसे दूसरों से आगे निकलने का मौका मिल गया। एनर्जी के आने से उसकी हड्डियां ज्यादा मजबूत हो जाती हैं और यहाँ तक कि उसकी कमजोर टेलीकाइनेटिक पावर्स को भी एक जरूरी बढ़ावा मिलता है। सच कहें तो वो बहुत जल्दी सीखती है। जब हमारा प्रोटैगनिस्ट नीचे से बेडरूम में वापस आता है तो वो उसके शरीर को कांपते हुए देखता है। ये सोचकर कि उसे ठंड लग गई है, वो जल्दी से एक रजाई उठाता है और उसे बड़े प्यार से उड़ा देता है। रुआक्शुए की आंख अचानक खुल जाती है और उसके चेहरे पर चिंता देख उसे काफी मजा आता है। फिर भी उसे उसके पिता जैसे प्यार की गर्माहट महसूस होती है। अपनी पिछली जिंदगी में एक अनाथालय में पली बड़ी होने के कारण ये पहली बार है जब उसने ऐसा पिता जैसा स्नेह महसूस किया है। ये एक नया और अजीब एहसास है। एक बार जब वो देख लेता है कि नन्ही रुआक्शुए ठीक है, तो वो बाहर मौजूद इवॉल्व ज़ॉम्बी से निपटने की योजना बनाने लगता है। ऐसे खतरनाक खतरे को जल्दी खत्म करना जरूरी है। शाम तक वो अपने मानसिक कंट्रोल में लायन पपेट नंबर 1 को उस टैंक ज़ॉम्बी को उकसाने के लिए भेजता है जो उस वक्त एक दुकान के अंदर अपने इनाम को बचा रहा था। पपेट एक गमला उस टैंक पर दे मारता है और तुरंत वहां से भाग निकलता है और उस राक्षस को सफलतापूर्वक गैस टैंक से भरी एक दुकान की तरफ ललचा ले जाता है। जैसे ही पपेट दुकान के अंदर घुसता है, वो विशाल टैंक अंदर घुसाता है और उसका भारी भरकम शरीर एंट्रेंस को चकनाचूर कर देता है। जाहिर है ये एक जाल था। उस राक्षस ने तुरंत पहले पपेट को टुकड़ों में कुचल दिया। उसी पल लायन पपेट नंबर 2 अंदर आता है, दरवाजा बंद करता है और लाइटर से गैस जला देता है। धमाके के बीच फंसा हुआ वो टैंक ज़ॉम्बी आग की लपटों के बीच दर्द से कराहते हुए चीखने लगता है। वो दुकान से बाहर निकलने के लिए छटपटाता है। आखिरकार धमाके के बाद वो प्रवेश द्वार पर ही ढेर हो जाता है। वो जल्दी से पपेट से अपना ध्यान हटाता है और उस राक्षस के जले हुए अवशेषों को देखता है। वो यह सुनिश्चित करने के लिए 10 मिनट इंतजार करता है कि ज़ॉम्बी वाकई मर चुका है और फिर पास जाने की हिम्मत जुटाता है। इस दुनिया में कोई भी कभी जरूरत से ज्यादा सावधान नहीं हो सकता। करीब से देखने पर वो पाता है कि वो राक्षस इतना जल चुका है कि उसे पहचानना मुश्किल है। उसका शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। वो अपनी मशटी घुमाता है और वार में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। काफी मेहनत के बाद वो खोपड़ी के पिछले हिस्से को तोड़ देता है और उसे लाल रंग की झलक वाला एक व्हाइट न्यूक्लियस मिलता है। इस इनाम का लालच पहले से भी कहीं ज्यादा गहरा है। उसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जहां प्योर व्हाइट न्यूक्लियर आम है, वहीं यह रंगीन वाला प्यूरिफिकेशन प्रोसेस की एक हाई स्टेज को दर्शाता है, जो कि वाकई एक दुर्लभ चीज है। और इस तरह उसके अगले कदम की बुनियाद तैयार हो गई। क्रिस्टल को सुरक्षित रखने के बाद उसने 2 सलामत ज़ॉम्बीज को अपने नए लायन पपेट्स के तौर पर चुना। कॉम्प्लेक्स में लौटने पर उसने उन्हें प्रवेश द्वार पर तैनात कर दिया। वो अकेला 3rd फ्लोर की तरफ बढ़ा। एक बार जब उसे यकीन हो गया कि वो सुरक्षित है, तो वो खुद को उस क्रिस्टल की तरफ खींचने से और नहीं रोक सका और उसे पूरा निगल गया। जैसे जैसे क्रिस्टल ने उसके शरीर को बदला, उसकी स्किन और भी ज्यादा ह्यूमन अपीयरेंस की तरफ बढ़ने लगी। सिर्फ बेहतर दिखने के अलावा उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और एजिलिटी में भी थोड़ा सुधार हुआ। चक्कर आने के एक छोटे से पल के बाद उसका दिमाग असाधारण रूप से साफ हो गया। उसकी 5 इंद्रियां और भी तेज हो गईं, जिससे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने का काम अब लगभग आसान लगने लगा। हम देखते हैं कि अब वो एक साथ 5 ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता है और उसने उनकी विजन शेयर करने की काबिलियत भी हासिल कर ली है। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह एक बड़ा अपग्रेड है। वो अब अपने पपेट्स को सिर्फ अपनी नजरों के सामने कंट्रोल करने तक सीमित नहीं है, अब रिमोट कंट्रोल भी मुमकिन है। कुछ टेस्टिंग के बाद उसे अपनी नई सीमाओं का पता चलता है। उसके टेलीकाइनेटिक रेडिएशन की मैक्सिमम रेंज अब 1000 मीटर है। इस दायरे के अंदर वो अपना चेहरा दिखाए बिना अपने पपेट्स को निर्देश दे सकता है। इससे जाहिर तौर पे उसके जिंदा रहने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसी बीच रुआक्शुए ने दुकान पर हुए धमाके और इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी की वो भयानक दहाड़ें सुनी। 7th फ्लोर पर होने की वजह से उसे पकड़े जाने का डर तो नहीं था, लेकिन अपने पिता की लंबी गैर मौजूदगी ने उसे गहरी चिंता में डाल दिया था। वो परेशान थी और ये लाजमी भी था। वो अच्छी तरह जानती थी कि अपनी मौजूदा हालत में उनके पास बढ़ी हुई कॉम्बैट पावर वाले इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी के खिलाफ बचने का कोई मौका नहीं था। खतरा बहुत ही असली था। वो सिर्फ यही दुआ कर सकती थी कि ऊपर वाला उस ज़ॉम्बी पिता को उससे न छीने जिसने उसे इतना प्यार दिया था। उसने अपनी ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। ऐसी घबराहट की हालत में उसे जारी रखना नामुमकिन लगा। तभी अपार्टमेंट में मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज गूंजी। रुआक्शुए ने राहत की सांस ली और उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। आखिरकार सिर्फ उसके ज़ॉम्बी पिता को ही पता था कि दरवाजा कैसे अनलॉक करके खोलना है।
जब वो वापस आया और उसने रुआचुआ को मुस्कुराते हुए देखा तो उसके दिल में प्यार की एक लहर दौड़ गई। उसने खुद से कहा कि अपनी इस नई ताकत के साथ वो उसकी और भी बेहतर हिफाजत कर सकता है। वो खुशी खुशी उसका दूध तैयार करने के लिए किचन की तरफ बढ़ गया। उसे इतने इत्मीनान से दूध पीते देख उसे ऐसा लगा जैसे उसके सड़ते हुए शरीर में अचानक जान आ गई हो। अगले 2 दिनों तक उसने अपने पपेट्स को गाइड करने के लिए अपनी टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल किया, पड़ोस में सप्लाईज की तलाश की और निचली मंजिलों को एक वेयरहाउस में बदल दिया। बेबी सप्लाईज और खाने के अलावा वो कई ऐसे टूल्स भी ढूंढने में कामयाब रहा जो अनडेड से निपटने के लिए काफ़ी काम आने वाले थे। वो पूरी तरह से तैयारी कर रहा था। हालांकि ये दिन सर्वाइवल के एक दोहराव वाले चक्र जैसे थे, लेकिन उसे ये रूटीन काफ़ी संतोषजनक लगा। सब कुछ देखते हुए ये एक अजीब तरह की शांति थी। वो साफ तौर पे महसूस कर सकता था कि हर बीते दिन के साथ वो और भी ताकतवर होता जा रहा है। जहां तक नन्ही रुआक्शिया की बात है, उसकी रोजाना की जिंदगी में दूध पीने और ग्लेज्ड ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस करने के अलावा और कुछ नहीं था। कभी कभी उसे लिविंग रूम से धीमी लयबद्ध आवाजें सुनाई देती, जिससे उसे शक होता कि उसके पिता का सामना किसी असामान्य चीज से हुआ है। उसने अंदाजा लगाया कि शायद उनका सामना किसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी ज़ॉम्बी से हुआ होगा जिसने स्पेशल एबिलिटीज इवॉल्व कर ली होंगी। वो अच्छी तरह जानती थी कि ये इवॉल्व बीइंग्स कितने ताकतवर हो सकते हैं। उनका दबाव और कॉम्बैट स्ट्रेंथ आम ज़ॉम्बीज से कहीं ज्यादा होती है। इस बदली हुई दुनिया में मामूली ज़ॉम्बीज फूड चेन में सबसे नीचे है और उन पर लगातार खतरा मंडराता रहता है। उनका शिकार ह्यूमन सर्वाइवर्स, उनकी अपनी प्रजाति और यहाँ तक कि म्यूटेटेड बीस्ट भी करते हैं। रुआचिया इस बात से गहराई से प्रभावित थी कि ऐसी भयानक स्थिति में भी उसके पिता ने उसका ख्याल रखना कभी नहीं छोड़ा। ये सोचकर कि अपोकलिप्स में इंसानी फितरत कितनी जल्दी दम तोड़ देती है, उसे महसूस हुआ कि उसके ज़ॉम्बी पिता की अपनी इंसानियत को बचाए रखने की काबिलियत वाकई कीमती थी। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसकी टेलीकाइनेटिक स्ट्रेंथ में काफी सुधार हुआ था। अब वो सिर्फ एक सोच के साथ चांदी की सुइयों को जबरदस्त रफ्तार से चला सकती थी। अपनी टाइम कंट्रोल एबिलिटीज के साथ मिलकर उसे भरोसा था कि जरूरत पड़ने पर वो खामोशी से किसी की जान ले सकती है। इतनी छोटी बच्ची के लिए ये एक खौफनाक पावर थी, लेकिन वो अभी संतुष्ट नहीं थी। जिंदा रहने के लिए उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना होगा। इसी बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने पपेट्स को आसपास की टहल लेने के लिए भेजता है। पास की इमारतों में सप्लाईज की तलाश करते वक्त उसे एक कमरा मिलता है जो शायद किसी मार्शल आर्ट्स एंथुजियास्ट का था, क्योंकि वो कमरा तरह तरह की कॉम्बैट टेक्स्ट बुक से भरा हुआ था। इन किताबों में क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट के कई पैंतरे बड़ी बारीकी से लिखे थे। उसकी फिजिकल कंडीशन पहले ही एवोल्यूशन की वजह से बेहतर हो चुकी थी, जो किसी भी आम इंसान से कहीं ज्यादा थी। अब उसका शरीर उतना अकड़ा हुआ नहीं था, इसलिए वो बड़ी आसानी से मुश्किल फाइटिंग मैनूवर्स सीख सकता था और उन्हें एग्जीक्यूट भी कर पा रहा था। ये नज़ारा वाकई देखने लायक था। जहां आम ज़ॉम्बीज का हमला करने का तरीका बहुत ही पुराना और जंगली होता है, उसे एहसास हुआ कि इंसानी दिमाग द्वारा बनाए गए मॉडर्न कॉम्बैट टेक्निक्स कहीं ज्यादा असरदार है। उसने अब अपनी मूवमेंट्स और वेपन्स को लड़ाई के दौरान पूरी एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सच कहें तो वो बहुत जल्दी चीजें सीख रहा था। कॉम्बैट के कुछ बुनियादी उसूलों को समझने के बाद उसने अपने पपेट्स को 6th फ्लोर के लिविंग रूम में बुलाया ताकि वो हाथों हाथ प्रैक्टिस शुरू कर सके। जैसे ही उसने उन पर से अपना टेलीकाइनेटिक कंट्रोल हटाया, वे उसके लाइव स्पारिंग पार्टनर्स बन गए। आखिर किसे पता था कि मार्शल आर्ट्स जानने वाला ज़ॉम्बी इतना खौफनाक हो सकता है। लेकिन असली प्रैक्टिस के दौरान उसे समझ आया कि सिर्फ थियरी और सेल्फ स्टडी के भरोसे रहना किसी असली लड़ाई की अफरा तफरी को झेलने के लिए काफी नहीं है। उसने महसूस किया कि सिर्फ असली कॉम्बैट ही उसके सेंस ऑफ डिस्टेंस और दुश्मन के रिएक्शंस को भांपने की काबिलियत को निखार सकता है। यही असली महारत की चाबी थी। बार बार की कड़ी मेहनत और थका देने वाली प्रैक्टिस के बाद उसकी फाइटिंग स्किल्स में जबरदस्त सुधार आया। अब वो आम ज़ॉम्बीज के फ्रंटल अटैक्स को बड़ी आसानी से झेल सकता था। एक नौसिखिए से वो अब एक सच्चा फाइटर बन चुका था, जिसके पास अपनी असली तकनीक थी। इसके अलावा उसने पाया कि वो अब एक साथ कई काम यानी मल्टीटास्क बड़ी सफाई से कर सकता है। वो अपनी कॉम्बैट फॉर्म्स की प्रैक्टिस भी कर रहा था और साथ ही साथ अपने पपेट्स को कंट्रोल करके और सप्लाईज भी ढूंढ रहा था। काफी प्रोडक्टिव दोपहर थी, है ना? हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने पपेट्स के शेयर्ड विजन के जरिए पूरे इलाके पर नजर रख रहा था। तभी उसकी नजर बिल्डिंग 1 की 3rd फ्लोर पर कुछ अजीब चीज पर पड़ी। 2 आम ज़ॉम्बीज वहां सप्लाईज ढूंढ रहे थे। तभी अचानक एक ब्लड रेड फिगर वहां प्रकट हुई। उसकी रफ्तार इतनी भयानक थी कि वो अपने पीछे बस एक धुंधली परछाई छोड़ रही थी। अगर जमीन पर उसके पैरों के निशान न होते तो उसे लगता कि उसकी आंखों का धोखा है। उसने तुरंत अपने पपेट्स को उस क्रिम्सन शैडो का पीछा करने का हुक्म दिया। कुछ मिनटों बाद उसे आखिरकार उस क्रीचर की एक साफ झलक मिली। उसका रूप बेहद घिनौना था। खाल उधड़ी हुई थी और दांत और जीभ किसी भयानक राक्षस की तरह म्यूटेट हो चुके थे। उसके हाथ पैर जानवरों जैसे पंजों में बदल चुके थे, जिससे वो अब सीधा खड़ा नहीं हो सकता था और एक शिकारी की तरह चारों पैरों पर रेंग रहा था। लेकिन उसकी रफ्तार और एक्सप्लोजिव पावर बेमिसाल थी, जिसकी मदद से वो दीवारों और छतों पर बड़ी आसानी से चढ़ सकता था। एक असली नाइटमेयर, क्या आप सहमत नहीं हैं? यहाँ तक कि उसके पपेट्स को भी एक अनजाना डर महसूस होने लगा। पलक झपकते ही उस ब्लड रेड ज़ॉम्बी ने छलांग लगाई और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने उसके दोनों कंट्रोल पपेट्स को मार गिराया। वो अपनी चेतना वापस अपने मेन बॉडी में ले आया
उसका दिल उस खौफनाक मंजर से अब भी तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लगता है कि कुछ ज़ॉम्बीज के पास ऐसी इवॉल्व्ड एबिलिटीज हैं जो कल्पना से परे हैं। उसे ये सोचकर सिहरन हुई कि उसकी मौजूदा ताकत ऐसे दुश्मन का सामना करने के लिए रत्ती भर भी काफी नहीं है। अगर उसके पांचों पपेट्स एक साथ हमला भी कर दें तो भी वे पल भर में खत्म हो जाएंगे। फिलहाल के लिए वो बस यह दुआ कर सकता था कि वो क्रिम्सन टेरर कहीं टहलते हुए बिल्डिंग 5 की तरफ न आ जाए। वो जानता था कि वो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सका। उसने अपनी स्किल्स को धार देने के लिए हर दिन दूसरे ज़ॉम्बीज के साथ खौफनाक कॉम्बैट प्रैक्टिस में गुजारा। एक हफ्ते बाद हम उसे 6th फ्लोर के लिविंग रूम में देखते हैं, जहां वो 3 विशाल और भारी भरकम ज़ॉम्बीज के हमलों का सामना कर रहा है। वो उस तंग जगह में बड़ी फुर्ती और नजाकत के साथ घूम रहा है ताकि उसे हमला करने का सही मौका मिल सके। अपनी बेहतरीन तकनीकों का इस्तेमाल करके उसने उन खतरों को तुरंत खत्म कर दिया। अपनी मार्शल आर्ट्स को निखारने के साथ साथ उसने अपने पपेट्स को भी हाई अलर्ट पे रखा ताकि किसी भी इवॉल्व ज़ॉम्बीज की आहट मिलते ही उसे पता चल जाए। उस ब्लड रेड क्रीचर जैसे मॉन्स्टर से बिना पूरी तैयारी के पंगा लेना खुदकुशी के बराबर था। सच तो यह है कि अभी उससे लड़ना मौत को दावत देना होगा। इसके मुकाबले वो भारी भरकम सुस्त ज़ॉम्बीज और फुर्तीले अजाइल वेरिएंट्स जिन्हें उसने पहले देखा था फिर भी काबू में थे। कई दिनों की खोजबीन के बाद वो उनके पैटर्न्स को समझने लगा था। उसे पता चला कि कीमती एसेंस क्रिस्टल्स ज्यादातर इन्हीं इवॉल्व्ड टाइप्स के दिमाग के अंदर बनते हैं। इधर 7th फ्लोर पर छोटी रुओक्शी भी अपनी तरक्की कर रही थी। कहाँ तो वो एक सुई हिलाने में थक जाती थी और अब वो अपने नन्हे से शरीर को हवा में उठा यानी लेविटेट कर पा रही थी। वो जमीन से सिर्फ 1-2 सेंटीमीटर ही ऊपर उठ पाती थी, लेकिन एक इंसान के लिए उड़ने का सपना सच में बहुत बड़ी बात है। हालांकि वो अभी सच में उड़ तो नहीं सकती थी, पर उसकी लगातार कल्टीवेशन ने आखिरकार उसे खुद के बचाव का एक छोटा सा जरिया दिया था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये तोहफा कितना नायाब है। अगर बड़े सर्वाइवर कैंप्स को कभी पता चला कि एक ऐसी बच्ची है जिसके पास खुद को लेविटेट करने की ताकत है, तो वे पक्का उसकी तरफ खिंचे चले आएंगे। हमारी कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि रॉकशवे अपनी लेविटेशन की प्रैक्टिस कर रही है। उसका छोटा सा शरीर एक नई ग्रेस के साथ हवा में तैर रहा है। उसकी ताकत कभी झलकती तो कभी गायब हो जाती, क्योंकि वो अपने अंदर की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की जद्दोजहद कर रही थी। इसी बीच हम अपने प्रोटैगनिस्ट को उसके पपेट्स इकट्ठा करते हुए देखते हैं। वो उन्हें आम ज़ॉम्बीज का भेष धरवाकर धीरे धीरे अपने शिकार को घेरने के लिए ले जा रहा है। वे एक अजाइल ज़ॉम्बी के करीब पहुंच रहे थे जो इंसानी अवशेषों को खा रहा था। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि ये वेरिएंट्स बहुत तेजी से हमला कर सकते हैं। वो जानता था कि एक जल्दबाजी भरा हमला उसके सारे पपेट्स को खोने का कारण बन सकता है, इसलिए उसने हमला करने के लिए 10 मीटर की दूरी तक इंतजार किया। उस अजाइल ज़ॉम्बी ने शुरुआती ज्यादातर वार तो बचा लिए, लेकिन उसके सेमी सर्कल फॉर्मेशन ने उसे जाल में फंसा लिया, जिससे उसके हाथ और पीठ पर चोटें आईं। हालांकि इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। एक पपेट की कुल्हाड़ी उस क्रीचर की पसलियों में फंस गई और गुस्से में उस ज़ॉम्बी ने उसका सिर फाड़ दिया। उसने फौरन अपनी चाल बदली और 2 पपेट्स को सामने से ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया, जबकि बाकी 2 उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़े। उस क्रीचर ने डमीज पर वार किया, लेकिन वो एक भारी हॉरिजॉन्टल स्लैश से नहीं बच पाया, जिसने उसकी कमर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा अलग कर दिया। रफ्तार के आखिरी जानलेवा झटके में उस घायल मॉन्स्टर ने एक और पपेट की खोपड़ी चकनाचूर कर दी, लेकिन अब उसकी किस्मत जवाब दे रही थी। बचे हुए 3 पपेट्स आगे बढ़े और आखिरकार वो एजाइल ज़ॉम्बी कुल्हाड़ियों के लगातार वार के सामने ढेर हो गया। खतरा डलते ही उसने अपने बचे हुए पपेट्स को उस क्रीचर के अवशेषों से कीमती एसेंस क्रिस्टल निकालने का हुक्म दिया। वे तुरंत रेजिडेंशियल एरिया लौट आए, जहां उसने पपेट्स को गार्ड्स के तौर पर तैनात किया और फिर अपने इनाम को ध्यान से देखा। ये क्रिस्टल सफ़ेद था, जिसमें लाल रंग की एक लकीर थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने पहले खाया था। ये इस बात का सबूत था कि ये ज़ॉम्बी भी इवॉल्व हो चुका था। उसने उस क्रिस्टल को निगल लिया और महसूस किया कि एक जबरदस्त ऊर्जा की लहर उसके शरीर में दौड़ गई है, जिससे उसकी ताकत काफी बढ़ गई। अब वो एक साथ 10 पपेट्स को कंट्रोल कर सकता था और उसकी टेलीपैथिक रेंज भी बढ़कर 3000 मीटर तक पहुंच गई थी। अपनी खुशी में उसने सड़कों से 4 तगड़े नए ज़ॉम्बीज चुने और उन्हें बचाने के लिए फायर फाइटर गियर पहना दिया। इस मजबूत छोटी सी स्क्वाड को देखते हुए उसने कल्पना करना शुरू किया कि वो एक विशाल ज़ॉम्बी आर्मी बनाएगा और आसपास के पूरे इलाके को फतह कर लेगा। उसने यहाँ तक सोचा कि वो अपनी गिनती के दम पर सबको हरा देगा, फिर भी वो बिल्डिंग 1 वाले उस खौफनाक ब्लड रेड मॉन्स्टर को नहीं भूला था। आज एक मामूली एजाइल वेरिएंट के साथ हुई मशक्कत के बाद उसे एहसास हुआ कि वो नाइटमेयर सच में कितना ज्यादा ताकतवर था। वो जानता था कि उसकी मौजूदा जानकारी जीत की गारंटी देने के लिए बहुत कम है, इसलिए उसने उस मॉन्स्टर की असली ताकत आजमाने के लिए एक पपेट भेजने से पहले कुछ दिनों का इंतजार करने का फैसला किया। वो क्रीचर एक टिक टिक करते बम की तरह था, जिसकी वजह से वो चैन की सांस नहीं ले पा रहा था। अगले 3 दिनों तक उसने 6th फ्लोर को एक ट्रेनिंग रूम में बदल दिया। ज़ॉम्बीज के खिलाफ लगातार कॉम्बैट प्रैक्टिस करते हुए उसने पाया कि उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स हर मामले में बेहतर हो गए हैं और उसने सुकून के साथ अपना सिर हिलाया। आखिरकार उसका शरीर सच में दुनिया के अंत में बचे एक सर्वाइवर की तरह दिखने लगा था।
एक मासूम सी मुस्कान देकर वो भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने गौर किया कि छोटी बच्ची की भूख अब बढ़ रही है, इसलिए उसने उसे खाना खिलाया और कुछ पुराने खिलौने बाहर निकाले। रोक्सी अपने ज़ॉम्बी पिता को उसे खुश करने के अजीबोगरीब तरीके आजमाते हुए देख रही थी, और कुछ देर के लिए तो वो इस नज़ारे को देखकर पूरी तरह दंग रह गई। ऊपर से तो वो एक मासूम बच्ची लग रही थी, लेकिन अंदर से वो अब भी एक समझदार, शांत और बेमिसाल एम्प्रेस थी। फिर भी उसने इसे अपने ज़ॉम्बी पिता की एक अच्छी कोशिश मानकर स्वीकार किया और ज़बरदस्ती एक मुस्कान दी। हालांकि उसकी इस मेहरबानी ने उसे और भी ज्यादा जोर शोर से खेलने के लिए उकसा दिया। रोक्सी ने उसकी इस नई उमंग पर थोड़ी चिड़चिड़ाहट महसूस की, लेकिन उसने फिलहाल इसे अनदेखा करने का फैसला किया। हमारी कहानी यहाँ एक छोटा सा विराम लेती है। पेश है खास तौर पर वायो वायो टेलीविजन सीरीज की एक एक्सक्लूसिव पेशकश। हमारी इस कहानी का सिलसिला जारी है, जो सिर्फ आपके लिए प्रसारित की जा रही है। हम वापस आते हैं इस रोमांचक मोड़ पर सिर्फ वाई ओ टेलीविजन सीरीज के इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में, जहां हम इस सफर का अगला अध्याय देखेंगे। आप देख रहे हैं वाई ओ टेलीविजन सीरीज की एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन। कहानी इस एक्सक्लूसिव सीरीज में और आगे बढ़ती है सिर्फ हमारे दर्शकों के लिए। ये थी वाई ओ टेलीविजन सीरीज की एक एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट। ये वाई ओ टेलीविजन सीरीज की एक एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन है। आप देख रहे हैं वाई ओ टेलीविजन सीरीज की एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन। वाई ओ एक्सक्लूसिव सिर्फ आपके लिए वाई ओ टेलीविजन सीरीज पर। वाई ओ इस एक्सक्लूसिव सीरीज में कहानी और भी गहराती जा रही है। वाई ओ एक्सक्लूसिव। उसका शरीर पूरी तरह से शुद्ध यानी प्यूरिफाई हो चुका था। उसने हवा में अपनी स्टील मशीटें घुमाई, जिससे एक तेज सीटी जैसी आवाज गूंजी, जो उसकी तरक्की का सबूत थी। उसकी प्रैक्टिस सिर्फ मार्शल आर्ट्स फिल्मों की यादों से नकल किए गए कुछ आसान पैटर्नों तक सीमित थी। वो बस बुनियादी तरीकों से ब्लेड चला रहा था। फिर भी उसे यकीन था कि जब तक वो ताकतवर बनता रहेगा, दुश्मन के डिफेंस को तोड़ने के लिए एक मामूली ईंट भी काफी होगी। इसी बीच रोशवी उसे पूरी तरह हैरान होकर देख रही थी। उसने महसूस किया कि वो सच में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। हालांकि वो उसे एक आम ज़ॉम्बी समझती थी, लेकिन उसके पास इंसानी चेतना थी और वो वेपन्स का इस्तेमाल भी कर सकता था। ये चीज़ उसे दूसरे लो लेवल ज़ॉम्बीज से बहुत आगे ले जाती थी, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर के पास न तो कोई स्ट्रैटेजी थी और ना ही औजार इस्तेमाल करने की समझ। लेकिन एक पूर्व एम्प्रेस होने के नाते रोशवी कॉम्बैट और मार्शल आर्ट्स की माहिर थी, और उसे उसके ब्लेड चलाने का तरीका बहुत ही कमज़ोर लगा। सच कहें तो उसे लगा कि उसकी स्किल्स बहुत ही घटिया हैं। कोई भी असली योद्धा उसके ज़ॉम्बी पिता को एक पल में मौत के घाट उतार सकता था। उसने गौर किया कि वो उसे घूर रही है, और उसे लगा कि वो उसके स्टाइल से इम्प्रेस हो गई है, इसलिए वो और भी ज्यादा जोश के साथ दिखावा करने लगा। अगले कुछ दिनों में उसने छोटी रोशवी को 6th फ्लोर के लिविंग रूम में आज़ादी से घूमने दिया, जिसे उसने अपनी ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह साफ कर दिया था। ये जगह 7th फ्लोर के बंद कमरे के मुकाबले कहीं ज्यादा रोशन और खुली थी। जहां वो अपनी फाइटिंग स्टाइल की प्रैक्टिस करता, वहीं रोशवी के अपने अलग ही प्लान्स थे। वो लिविंग रूम में सीधा चलने की प्रैक्टिस करती और साथ ही साथ चुपके से अपने टेलीकाइनेटिक पावर्स को निखारती। वो उसके पास रहकर हर दिन और भी ताकतवर होती जा रही थी। वो हर गुजरते दिन के साथ और भी मजबूती से चल रही थी, बिल्कुल किसी होनहार बच्चे की तरह। फिर भी रोशवी के अंदर का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब खून का रंग बदलने लगा था। इस बदलाव के बाद ज़ॉम्बीज और जानवर दोनों ही बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहे थे। वो जानती थी कि एक आम ज़ॉम्बी के लिए आगे चलकर जिंदा रहना बहुत मुश्किल होगा। उसे जल्द से जल्द ताकतवर बनना ही होगा, या कम से कम इस तबाही भरी दुनिया में बोझ बनने से बचना होगा। जब वे दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे, तभी अचानक एक भयानक आवाज गूंजी। इमारत के बाहर से गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। खतरे को भांपते हुए उसने तुरंत अपना विजन अपने लायन पॉपेट्स पर स्विच किया, और उसे हरियाली के बीच 2 म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज दिखाई दिए। वे दोनों एक भयंकर लड़ाई में उलझे हुए थे। एक करीब 2.5 मीटर ऊंचा विशाल टैंक टाइप ज़ॉम्बी था, जिसके मुखों में इतनी ताकत थी कि वे हवा चीर रहे थे। उसके हर पंच से जमीन पर गहरे गड्ढे हो रहे थे। दूसरा एक लिकर था, जिसे उसने पहले भी देखा था। वो चारों पैरों पर झुका हुआ था और उसकी रफ्तार डराने वाली थी। उसकी मूवमेंट्स बहुत ही फुर्तीली थी। उसके पंजे जमीन को चीर रहे थे, जबकि दूसरा जीव लगातार उस पर वार कर रहा था। तलवार जैसे पैने पंजों के साथ ये 2 ताकतवर इवॉल्व ज़ॉम्बीज एक जानलेवा और बराबरी की जंग लड़ रहे थे, और उन्हें देखकर उसे रोमांच महसूस हुआ। ये एक सुनहरा मौका था। 2 इवॉल्व ज़ॉम्बीज का एक साथ दिखना और एक दूसरे को लहूलुहान करना। इसका मतलब था कि उसे बस उनके थक कर गिरने का इंतजार करना था। उसने तय किया कि वो बीच में कूद कर उनकी थकावट का फायदा उठाएगा। वो सीधा दरवाजे से बाहर निकला और अपनी छोटी स्क्वाड के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। बाहर का शोर सुनकर रोक्शवे पूरी तरह दंग रह गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो पॉपेट्स को कंट्रोल कर सकता है। उसे लगा कि वो बस लड़ने जा रहा है, क्योंकि वो अभी भी अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकती थी। वो बस अंदर रहकर दुआ ही कर सकती थी। इसी बीच जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसने अपने सभी लायन पॉपेट्स को बुलाना शुरू कर दिया। स्टोन नाम के पॉपेट की अगुवाई में हथियारों से लैस वे पॉपेट्स खामोशी से उस ग्रीन बेल्ट की तरफ बढ़ने लगे।
दो ज़ॉम्बीज़ के बीच एक भयानक और थका देने वाली जंग के बाद आखिरकार दोनों पस्त हो जाते हैं। उन्होंने एक दूसरे को लगभग खत्म ही कर दिया था। क्रिम्सन मॉन्स्टर ने टैंक ज़ॉम्बी का एक हाथ उखाड़ फेंका और आखिरकार वो विशाल शरीर बेजान होकर गिर पड़ता है। क्रिम्सन मॉन्स्टर की जीत तो हुई, लेकिन इसे हासिल करने के लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। जैसे ही वो अपनी जीत का इनाम लेने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसकी लायन पपेट स्क्वाड अचानक उस थके हुए जीव को चारों तरफ से घेर लेती है। वो मॉन्स्टर अपनी दहाड़ से घुसपैठियों को डराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग से चलने वाली इन पपेट्स पर ऐसे दबाव का कोई असर नहीं होता। स्टोन अपनी फायर एक्स को पूरे गुस्से के साथ चलाता है और बिना किसी झिझक के उस काम को अंजाम देता है जिसकी शुरुआत टैंक ज़ॉम्बी ने की थी। उसे 2 एनर्जी कोर्स मिलते हैं जो अब तक लगभग पूरी तरह लाल हो चुके थे। यह साफ इशारा था कि इन जीवों ने अपनी ही प्रजाति के कई ज़ॉम्बीज को खाया था। वो वापस 3rd फ्लोर पर लौट आता है। वो दोनों कोर्स को एक साथ निगलने के लिए बेताब है। इस बार एनर्जी का भाव पहले महसूस किए गए किसी भी अनुभव से कहीं ज्यादा तेज था, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके दिमाग में हुआ। स्पिरिचुअल पावर की एक खौफनाक लहर उसके होश उड़ा देती है और उसे बर्दाश्त की हद से बाहर ले जाती है। वो बमुश्किल खुद को संभाल पाता है और फिर पूरी तरह बेहोश हो जाता है। उधर 7th फ्लोर पर रोअक्षरा काफी बेचैन है। वो सोफे पर इधर उधर लुढ़क रही है और लंबी खामोशी उसे डरा रही है। उसने लगभग सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। उसे यकीन था कि वो इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज के हाथों मारा गया। उसके लिए तो उसका बेचारा ज़ॉम्बी फादर था और वो सोच रही है कि आखिर उसने थोड़ा इंतजार क्यों नहीं किया। जब वो अपने दुख में डूबी हुई थी, तभी दरवाजे का लॉक खुलता है। रुआक्षिया तुरंत अपना सिर उठाती है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल जाती है। वो सोफे से कूदती है और अपने लड़खड़ाते कदमों से उसकी तरफ दौड़ते हुए उसे पापा कहकर पुकारती है। वो वहीं खड़ा रह जाता है जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। नन्ही चिची ने उसे सच में पापा बुलाया था। 2 जिंदगियां जीने के बाद भी जिसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं रही, उसके लिए अचानक पिता बनने का यह एहसास हिला देने वाला था। यह अजीब और खूबसूरत एहसास उसे उत्साहित कर देता है और वो पूरी तरह समझ नहीं पाता कि क्या करे। खुद रुआक्षुआ भी हैरान रह गई। जोश जोश में वो लफ्ज उसके मुंह से निकल गया जिसे वो बस सोच रही थी, लेकिन उसने फौरन इसे कबूल कर लिया। आखिर उसके पास अपनी पिछली जिंदगी की आत्मा थी, तो बोलना उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी। उसने बस पुनर्जन्म के बाद से आवाज निकालने की प्रैक्टिस नहीं की थी। जाहिर है वो इतना गहराई से नहीं सोचता और उसे यकीन हो जाता है कि चिची एक बेमिसाल प्रोडिजी है, एक ऐसी जीनियस जो बिना सिखाए बोल सकती है। वो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए दबी हुई आवाज में 2 बार गुर्राता है, हालांकि वो खुद अब भी बोल नहीं सकता। इस एवोल्यूशन के बाद अब वो 30 पपेट्स को कंट्रोल कर सकता था और उसकी मेंटल रेंज 8000 मीटर के हैरान कर देने वाले आंकड़े तक पहुंच चुकी थी। अपनी इस नई ताकत के साथ वो तुरंत अपनी फौज बढ़ाने में जुट जाता है। इसी बीच रुआक्षुआ ने तय कर लिया कि अब वो और सादा मिल्क पाउडर नहीं पिएगी। वो अपना मुंह खोलकर अपने दांतों की 2 नन्ही लाइनें दिखाती है और साफ कर देती है कि उसे अब और दूध नहीं चाहिए। उसे थोड़ा शर्मिंदा महसूस होता है कि उसने इस बात पर पहले गौर क्यों नहीं किया। वो फौरन 6th फ्लोर पर जाकर चावल की दलिया बनाता है और उसे मिल्क पाउडर के साथ मिलाकर एक पेस्ट तैयार करता है। नन्ही बच्ची खुद अपने हाथों से स्पून पकड़कर खाने लगती है और ऐसा लगता है कि उसे उसकी अनाड़ी मदद की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे बता देती है कि वो खुद खा लेगी। उसे इतनी खुशी से खाते देख वो गर्व महसूस किए बिना नहीं रह पाता। उसे लगता है कि नन्ही चीची आखिरकार अब बड़ी हो रही है। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती है, उसके दिमाग में एक बड़ा आइडिया आकार लेने लगता है। वो सोचता है कि क्या वो किसी इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी को अपना पपेट बना सकता है, और जल्द ही उसे एक मौका मिल जाता है। उसकी एक लायन पपेट कुछ किलोमीटर दूर एक अकेले टैंक टाइप इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी को देखती है। वो अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ता है और खुद को ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज की तरह छुपाकर पास पहुंच जाता है। 100 मीटर के दायरे में आते ही वो अपनी मेंटल एनर्जी छोड़ता है। जैसा कि अंदाजा था, एक इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी का स्पिरिचुअल डिफेंस आम ज़ॉम्बीज से कहीं ज्यादा मजबूत था। उसे काफी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी बढ़ी हुई मेंटल स्ट्रेंथ और भी जबरदस्त थी। देखते ही देखते वो उस जीव के डिफेंस को तोड़ देता है। वो उस दानव को अपना नया पपेट बनाने में कामयाब हो जाता है और उसका नाम कैनन रखता है। वो जीव बहुत ही तगड़ा था और उसकी बाहें मांस के मजबूत गोलों जैसी दिखती थी। वो एक हार्डवेयर स्टोर से 100 पाउंड से भी ज्यादा वजन वाले 2 बड़े आयरन हैमर्स ढूंढकर लाता है। जब कैनन वहां कम्युनिटी गेट पर खड़ा होता है तो वो बहुत ही खौफनाक दिखता है। कैनन के रूप में एक रक्षक मिलने के बाद अब सुरक्षा की कोई फिक्र नहीं थी। इसके बाद वो एक एजिलिटी टाइप इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी को काबू करता है और उसका नाम लाइटनिंग रखता है। उसकी रफ्तार और डुअल ब्लेड्स चलाने का हुनर बेमिसाल था, जो कैनन की धीमी चाल की कमी को पूरा कर देता था। एक हमला करने के लिए, एक बचाव के लिए, और साथ में 20 ऑर्डिनरी पपेट्स। अब उसे लग रहा था कि वो इस तबाही वाली दुनिया में कहीं भी जा सकता है। इसी बीच कैनन चीजें ढूंढने बाहर निकलता है। सामान की तलाश करते हुए उसे लगभग 2 मीटर लंबा एक म्यूटेटेड जायंट डॉग मिलता है। उसके बाल काले और लोहे की सुइयों जैसे सख्त थे। वो किसी जंगली सुअर जैसा मजबूत था
और ये पहली बार था जब उसका सामना किसी ऐसे म्यूटेट जीव से हुआ जो इंसान नहीं था। वो फौरन कैनन को कंट्रोल करता है और एक भारी हैमर के वार से उस कुत्ते का अगला पैर चकनाचूर कर देता है। अगले वार में उसका सिर कुचल जाता है और उस कुत्ते के दिमाग से उसे एक व्हाइट क्रिस्टल मिलता है। ये साबित करता था कि म्यूटेटेड जानवरों के पास भी एक खजाना होता है। वो उस लाश को वापस कॉम्प्लेक्स लाता है और अपनी भूख मिटाने के लिए उसका मांस खुद भी खाता है, जबकि बाकी हिस्सा अपने पॉपेट्स के लिए छोड़ देता है। उस ताज़ा मांस से कैनन के जख्म साफ तौर पर भरने लगते हैं। उस कुत्ते और एक अन्य टैंक टाइप ज़ॉम्बी की क्रिस्टल्स को निगलने के बाद उसकी मेंटल स्ट्रेंथ एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई। हालांकि जब वो बाहर था तो रुआक्शुआ इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर थी। उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर रुआक्शुआ चुपके से नीचे जाकर छानबीन करती है और देखती है कि 3rd फ्लोर से 6th फ्लोर तक सामान भरा पड़ा है। वहां मिल्क पाउडर के पहाड़ थे, बॉटल्ड वाटर की छत तक लगी कतारें थीं और बच्चों के सामान की कोई कमी नहीं थी। वो दंग रह गई कि उसके ज़ॉम्बी फादर ने इतना सारा सामान आखिर जमा कैसे किया। इस हैरानी ने उसके शक को और गहरा कर दिया। उसे यकीन था कि कोई आम ज़ॉम्बी इतना सारा सामान इधर उध नहीं कर सकता। उसे शक होने लगा कि शायद उसके पास ज़मीन के नीचे से सुरंग बनाने की कोई अर्थ टनलिंग एबिलिटी है। जब वो 1st फ्लोर की बालकनी पर पहुंचती है और कैनन को 2 हथौड़ों के साथ गेट पर पहरा देते देखती है तो उसका यकीन और पक्का हो जाता है। उसने मान लिया कि उसके पिता उस टनलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल आने जाने के लिए कर रहे हैं। उसे यह नहीं पता था कि कैनन असल में उनके कंट्रोल में एक पपेट है। रुआक्शिया मन ही मन फैसला करती है कि जब वो ताकतवर हो जाएगी तो अपने पिता का रास्ता साफ करने के लिए इस दैत्य को खत्म कर देगी। उसे वहां एक प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है जिससे पता चलता है कि वे जांघाई सिटी में है। वो अपनी पिछली जिंदगी की यादों को खंगालने लगती है। उसे याद आता है कि जांघाई सिटी में 2 बड़े पावर हाउसेस थे, जिनमें से एक मशहूर महिला थी जिसे 9 डेथ डीमन कॉप कहा जाता था। हमें पता चलता है कि जांघाई सिटी की मिलिट्री ने शहर के बाहर ही एक सर्वाइवर बेस बना लिया है। वो उस फ्लायर को पढ़ने के बाद उसे बेकार समझकर फेंक देता है। एक ज़ोंबी होने के नाते इंसानी अड्डों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इधर रुआक्शुआ भी नफरत के साथ उस फ्लायर को मरोड़ देती है। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में उन अड्डों में उसने कितना अंधेरा और नाइंसाफी झेली थी। उसके लिए इन साजिशी इंसानों से बेहतर अपने ज़ॉम्बी फादर के साथ रहना था। जैसे जैसे वो अपनी ताकत बढ़ा रहा था, पास के स्टेशन की एक महिला ऑफिसर सू मचिंग अपने कुछ साथियों के साथ एक ट्रक की तलाश में सनशाइन कॉम्प्लेक्स पहुंचती है। वो चाहती थी कि उस ट्रक की मदद से सर्वाइवर्स को शहर से बाहर ले जाया जा सके, लेकिन गेट पर उसका सामना भयानक कैनन से होता है। जब पत्थर फेंकने से भी बात नहीं बनी तो वो अपनी पिस्टल निकालकर गोली चला देती है। यह हरकत हमारे नायक को बहुत गुस्सा दिलाती है। मकसद चाहे जो भी हो, उसके पपेट्स पर गोली चलाने वाले को वो जिंदा नहीं छोड़ता। वो कैनन को इशारा करता है और वो अपने हथौड़े से गोली रोक देता है। फिर वो अपने पपेट से सू मचिंग पर एक भारी हथौड़ा फिंकवाता है। सू मचिंग ने कभी सोचा नहीं था कि एक ज़ोंबी रेंज प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल कर सकता है। वो हथौड़ा उसे लगता है और उसकी मौके पर मौत हो जाती है। कॉम्प्लेक्स के अंदर आए दूसरे ऑफिसर्स को भी उसकी पपेट स्क्वाड तुरंत खत्म कर देती है। उसे उनसे कई पुलिस पिस्टल्स और एमिनेशन मिलते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, कुछ बहुत ही अजीब होता है। सू मचिंग का शरीर हिलने लगता है और एक रहस्यमयी लाल रोशनी के बीच वो फिर से जिंदा हो जाती है, जो कुदरत के नियमों के खिलाफ था। उसकी टूटी हड्डियां और फटे हुए मसल्स फिर से ठीक हो जाते हैं और उसकी ताकत पहले से दोगुनी हो गई थी। कैनन की आंखों से ये सब देखकर वो दंग रह जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो पुलिस वाली मौत के मुंह से वापस आ गई हो। सू मचिंग खुद भी हैरान थी, लेकिन ये देखकर कि उसके जख्म भर चुके हैं और ताकत बढ़ गई है, उसे शक हुआ कि शायद वो रेजरेक्शन एबिलिटीज वाली एक इवॉल्व्ड बन चुकी है। अगले दिन वो वापस कॉम्प्लेक्स आती है और इस बार उसके साथ हथियारों से लैस ऑफिसर्स की एक बड़ी टीम थी। वो बहुत गुस्से में था। उसे लगा कि उसने इस औरत का किस्सा खत्म कर दिया है, लेकिन वो फिर से मुसीबत खड़ी करने आ गई। वो उसे घेरने के लिए 3 इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज भेजता है, लेकिन सू मचिंग की नई ताकत उसे हमलों से बचने में मदद करती है। जब वो अपने मार्क्समैन रूममेट को गोली चलाने का हुक्म देता है, तब भी वो ज्यादातर गोलियों से बच जाती है, जब तक कि उसे आखिरकार हमला करने का मौका नहीं मिलता। इस बार वो उसे पूरी तरह कुचल देता है ताकि कोई गुंजाइश ना रहे, लेकिन उसी रात फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। जो बात उसे सबसे ज्यादा सिरदर्द दे रही थी वो था एक हिडन इवॉल्व की मौजूदगी, जो अंधेरे से सू मचिंग की मदद कर रहा था। हर बार जब उसका वार लगने वाला होता, कोई अनजान ताकत उसे एक सेकंड के लिए रोक देती और गोलियां भी हवा में मुड़ जाती। अंधेरे में छिपी ये रहस्यमयी शख्सियत असल में रुआक्शिया थी। उसने अपनी छानबीन से यह समझ लिया था कि कोई ज़ॉम्बी किंग छुपकर कॉम्प्लेक्स के हर जीव को कंट्रोल कर रहा है। अपनी आवाज पहुंचाने की एक गुप्त टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो सू मचिंग से संपर्क करती है और खुद को एक अनजान एक्सपर्ट इनविजिबल वन बताती है। उसका प्लान था कि दोनों मिलकर उस ज़ॉम्बी किंग का शिकार करेंगे। सू मचिंग को लगा कि उसे एक हमख्याल साथी मिल गया है और वो साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। उस रात सू मचिंग गेट पर कैनन का ध्यान भटकाती है और कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसने में कामयाब हो जाती है, लेकिन बिल्डिंग 5 के सामने खुद हमारा नायक उसका रास्ता रोकता है। 7th फ्लोर पर बैठी नन्ही चीची की हिफाजत के लिए उसने अपने सारे पपेट्स को उसी इमारत पर बुला लिया था। हाथ में मचेटे लिए वो खौफनाक गुस्से के साथ हमला करता है।
उसका हर वार बेरहम था और उसमें उसका पुराना सुकून गायब था। इधर रुआक्शुआ बिल्डिंग 1 की सेकंड फ्लोर से देख रही थी और अपनी टाइम कंट्रोल एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उसके जानलेवा हमलों को बार बार रोक रही थी। हालांकि वो सिर्फ सू मचिंग को मरने से बचा रही थी। उसने सू मचिंग को उस पर वार करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी। इससे सू मचिंग पूरी तरह उलझ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इनविजिबल वन आखिर किसकी तरफ है, खासकर तब जब उसके अपने हमले ही वापस मिल रहे थे। रुआक्शुआ ने उसे एक रहस्यमयी मैसेज भेजा, तुम इस ज़ोंबी को हाथ नहीं लगा सकती। जैसे जैसे जंग खतरनाक होती गई, सू मचिंग ने इमारत तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने पूरी मजबूती से उसका रास्ता रोके रखा और एक के बाद एक कई चीखें मारी। उस रक्षक वाले गुस्से ने जैसे पूरे कॉम्प्लेक्स का तापमान गिरा दिया था। इसी पल रुआक्शुआ की आंखों के सामने से पर्दा हटा। जैसे ही सुमचिंग बिल्डिंग 5 की तरफ झपी, इलाके का हर ज़ोंबी पागलों की तरह वहां दौड़ पड़ा। ये साफ था कि वे किसी ज़ोंबी किंग की रक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि किसी बहुत कीमती चीज को बचा रहे थे, जिसे वे सब जान लगाकर बचा रहे थे। वो उसका अपना ज़ॉम्बी फादर था। क्या यह मुमकिन है कि उसका पिता ही वो ज़ॉम्बी किंग है जिसे वो ढूंढ रही थी? हर इशारा अब सही जगह बैठ रहा था। ये सच उसे किसी गहरी चोट की तरह लगा। उसका ज़ॉम्बी फादर ही वो शिकार था जिसे वो तलाश रही थी। हाँ, वो ज़ॉम्बी किंग जिसे वो मारना चाहती थी, वही इंसान था जिसने उसे पाला था। पहेली के सारे टुकड़े उसके दिमाग में जुड़ गए। उसे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो अपने ही पिता का कोर हासिल करके उन्हें ही खिलाने वाली थी। सच तो यह है कि यह सब एक बड़ी उलझन बन गया था। जैसे ही उसे सब समझ आया, उसने सू मचिंग की मदद करना तुरंत बंद कर दिया। बिना उस गुप्त सहारे के सू मचिंग की सारी ताकत धरी की धरी रह गई और वो मुसीबत में फंस गई। उसने 3 इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसे किसी पंचिंग बैग की तरह पीटा। सुमचिंग सिर्फ उस इनविजिबल वन की गद्दारी को कोसती रह गई। जैसे ही सुमचिंग बेहोश हुई, उसके आखिरी विचार धुंधले पड़ गए। उसने उसे हराकर एक नोट छोड़ा कि बेहतर होगा वो जिंदा रहे। उस नोट में चेतावनी दी गई थी कि अगर वो मरी तो पुलिस स्टेशन के हर इंसान को उसके साथ दफना दिया जाएगा। अपनी इंसाफ वाली सोच की वजह से सुमचिंग ने चुपचाप हार मान ली। वह इस ख्याल को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसकी वजह से दूसरों की जान चली जाए। आने वाले दिनों में जिंदगी काफी शांत हो गई और वो लाइटनिंग टीम के साथ अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग करने लगा। उसने नन्ही चीची के लिए एक लर्निंग मशीन और फ्लैश कार्ड्स भी ढूंढ निकाले। छोटी बच्ची बहुत तेजी से बड़ी हो रही थी और उसने पढ़ना और मैथ करना भी शुरू कर दिया था। उसे महसूस हुआ कि उसकी बेटी वाकई एक जीनियस है। उधर रोशवा ने मशीन के साथ पढ़ने का दिखावा किया और नन्ही आवाजें निकाली, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह सब बेवकूफ़ी भरा लग रहा था। अपनी पिछली जिंदगी में वो एक टॉप टियर ग्रेजुएट स्टूडेंट रह चुकी थी और अब उसे फिर से बच्चों वाली पढ़ाई करनी पड़ रही थी। इसी बीच जब भी वो इमारत से बाहर जाता, रोशवा चुपके से नीचे जाकर मूचिंग से बातें करने लगती। इन दोनों औरतों की, एक बड़ी और एक छोटी, आपस में काफी जमने लगी थी। मूचिंग के पास इस मासूम बच्ची के खिलाफ कोई ढाल नहीं थी। उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया, जबकि रोशवा मन ही मन हिसाब लगा रही थी कि इस फ्यूचर पावर हाउस को अपनी टीम में कैसे शामिल किया जाए। आखिर मूचिंग में अर्थ रेल्म तक पहुंचने का पोटेंशियल जो था, भविष्य में ऐसी एक साथी का होना बहुत बड़ा एडवांटेज साबित होगा। उसने गौर किया कि चीची को मूचिंग से बात करना अच्छा लगता है, इसलिए उसने कभी मना नहीं किया। उसे लगा कि बच्चे के लिए इंसानी संपर्क उसकी हेल्दी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन वो हर बार सावधानी बरतता और ये पक्का करता कि मुलाकात से पहले मूचिंग की आयरन चेन्स पूरी तरह लॉक हो। उसने लाइटनिंग वन को भी उस पर हर वक्त नजर रखने का ऑर्डर दे रखा था। तभी एक दिन स्काउट्स के जरिए दूर की सड़कों से एक नई खबर आई। एक ऐसा टियर 2 टायरेंट ज़ॉम्बी देखा गया था जो पहले कभी नहीं मिला। उसके हाथ पूरी तरह जानलेवा ब्लेड्स में बदल चुके थे और उसकी पार सच में खौफनाक थी। उसकी स्पीड अपनी हदें पार कर रही थी और वो एक इवॉल्व्ड ह्यूमन को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही भारी भरकम ताइशु था जिससे वो पहले मिल चुका था। उस टायरेंट ज़ॉम्बी के पास अपने जख्मों को खुद भरने की कमाल की हीलिंग एबिलिटी थी। ताइशु ने उस पर कई बार किए, लेकिन सब बेकार गए। ताइशु जैसे तैसे एक तंग गली में छुपकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। उसे एहसास हुआ कि ये टायरेंट सीधे मुकाबले के लिए बहुत ताकतवर है, इसलिए उसने एक बेहतर प्लान बनाया। उसने लाइटनिंग ज़ॉम्बीज को कंट्रोल किया ताकि वो उस टायरेंट को खींचकर पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाए। ठीक उसी वक्त जब मूचिंग सप्लाईज लेकर लौट रही थी, उस मॉन्स्टर को देखते ही मूचिंग ने अपने लोगों को बचाने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये बिल्कुल तालंग बूचान जैसा मामला था, यानी 2 दुश्मनों को आपस में लड़ाकर थका देना। एक भीषण लड़ाई के बाद मूचिंग को समझ आ गया कि वो ताकत से नहीं जीत पाएगी, इसलिए वो उस दरिंदे को एक गैस स्टेशन तक ले गई और एक ही शॉट में फ्यूल टैंक्स को उड़ा दिया। देखते ही देखते पूरा स्टेशन एक आग के गोले में तब्दील हो गया। वो टायरेंट आग के समंदर से बाहर निकला, पूरी तरह झुलस कर काला पड़ चुका था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो अब भी जिंदा था। उस टायरेंट की चोटें बहुत गंभीर थीं, इसलिए उसने तुरंत एयर पैंग और लाइटनिंग को हमले का ऑर्डर दिया। जख्मी जानवर इस हमले को झेल नहीं पाया। एयर पैंग ने 1 टन से भी ज्यादा भारी स्टील क्लब से उस मॉन्स्टर को तब तक पीटा जब तक कि वो खड़ा होने लायक नहीं बचा।
लाइटनिंग ने मौके का फायदा उठाया और अपने स्टील ब्लेड से वार करना शुरू कर दिया। आखिरी वार के साथ ही टायरन मारा गया और उसे टियर 2 गोल्डन बॉक्स मिला, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन इस बार उसने इसे तुरंत इस्तेमाल नहीं किया। उसने पहले नन्ही चीची के लिए खाना बनाया और चारों तरफ सुरक्षा का घेरा तैयार किया। इसके बाद ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए बिल्डिंग 4 में गया। जैसे ही वो एनर्जी उसके शरीर में दौड़ने लगी, उसे महसूस हुआ कि उसका अस्तित्व बदल रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, जैसे उसका पूरा सिस्टम फिर से लिखा जा रहा हो। उसने कामयाबी के साथ टियर 3 ने ब्रेक थ्रू कर लिया, जिससे उसकी फिजिकल पावर और मेंटल स्ट्रेंथ में जबरदस्त उछाल आया। अब उसका कंट्रोल रेंज काफी बढ़ चुका था। उसका प्रभाव अब कई किलोमीटर तक फैल गया था, जिससे वो 100 से ज्यादा ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज को कमांड कर सकता था और टियर 2 इवॉल्व्ड वंस को आसानी से काबू कर सकता था। अब वो लाइटनिंग जैसे एजिलिटी टाइप ज़ॉम्बीज से ज्यादा तेज और टैंक टाइप से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। सच कहूं तो ये ताकत उसे मदहोश कर रही थी। उसे लगा कि अपोकलिप्स में जिंदा बचे एक असली योद्धा को ऐसा ही होना चाहिए। टियर 3 पहुंचने के तुरंत बाद उसने एक और विशाल टियर 2 टैंक ज़ॉम्बी को अपनी सेना में शामिल किया। एक छोटी कार जितना बड़ा ये नया साथी एयर टैंक था, जिसे 1 टन भारी मेटल स्टाफ दिया गया। उसका एक वार किसी भी कार को कबाड़ बना सकता था और उस दरिंदे की एक लात कंक्रीट की दीवारों में छेद कर देती थी। मेन गेट पर एयर टैंक के होने से अब इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज भी पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। इसी बीच हमें पता चलता है कि रुओ शुआ भी गुपचुप तरीके से टियर 3 तक पहुंच चुकी है। उसकी टेलीकिनेटिक एबिलिटीज इतनी बढ़ गई थीं कि वो चीज़ों को बड़ी सटीकता से चला सकती थी। अब वो लोहे की कीलों को गोलियों की तरह दाग सकती थी, जो उसकी टाइम कंट्रोल एबिलिटीज के साथ मिलकर उसे मौत का एक खामोश सौदागर बनाती थी। इस टूटी हुई दुनिया में वो पहले ही इंसानियत के सबसे ताकतवर पावर हाउसेज में से एक बन चुकी थी। तभी अचानक उसके पैरों के पास एक मैनुअल प्रकट हुआ। ये ब्लड सैंड टेक्निक थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये दुनिया की सबसे ताकतवर ब्लेड आर्ट है। उसकी ट्रेनिंग बहुत तेजी से आगे बढ़ी और उसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। पास के एक सर्वाइवर बेस से 5 इवॉल्व्ड ह्यूमंस की टीम सामान की तलाश में शंघाई सिटी पहुंची। जल्द ही उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्होंने देखा कि सनशाइन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के आसपास का सारा सामान पहले ही साफ किया जा चुका है। जाहिर है इससे उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। सामान ले जा रहे ज़ॉम्बीज का पीछा करते हुए वो कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गए और रात के अंधेरे में दीवार फांदने की कोशिश करने लगे। ये वाकई एक हिम्मत भरा कदम था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े, उसने उन्हें डिटेक्ट कर लिया। लाइटनिंग और एयर पैंक के नेतृत्व में उसकी ज़ॉम्बी आर्मी ने तुरंत उन्हें घेर लिया। एक ही पल में लाइटनिंग ने एक इवॉल्व्ड ह्यूमन को काट फेंका, जबकि एयर पैंक के ट्विन हैमर्स ने 2 फाइटर्स को पीछे उछाल दिया। जैसे ही अफरा तफरी मची, वो खुद मैदान में उतरा और ब्लड सैंड टेक्निक के एक हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक से आखिरी भागते हुए इवॉल्व्ड ह्यूमन के टुकड़े कर दिए। उनकी तलाशी लेने पर उसे एक सर्वाइवर बेस का आइडेंटिफिकेशन मिला और उसे एहसास हुआ कि इंसानी गुट उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। ये जानते हुए कि सनशाइन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का पता जल्द ही सबको चल जाएगा, उसने शहर के किनारे स्थित किंगशुई फार्म जाने का फैसला किया। वहां खेती के लिए खुली जमीन थी, वो इंसानी बस्तियों से दूर था और सेना बढ़ाने के लिए पास में काफी ज़ॉम्बीज भी थे। सबसे जरूरी बात यह थी कि वहां नन्ही चीची को एक बेहतर माहौल मिलेगा, क्योंकि वो अपना बचपन कंक्रीट और लोहे के पिंजरे में बंद होकर नहीं बिता सकती थी। उसे धूप, ताज़ी हवा और सब्जियों की जरूरत थी। सच तो यह है कि उसे बहुत बुरा लग रहा था कि इतने समय से उसकी डाइट बहुत सीमित थी और वो सिर्फ मिल्क पाउडर और फ्राइड चावल पर गुजारा कर रही थी। उसने बरसों से कोई हरी पत्ती नहीं देखी थी। फार्म पर वो अपने पॉपेट्स के जरिए ताज़ा फसल उगा सकता था। निकलने से पहले एक आखिरी काम बचा था सुमुचन। उसकी रिजरेक्शन एबिलिटी को नजरअंदाज करना बहुत जोखिम भरा था। फिर भी चूंकि वो इलाका छोड़ रहे थे, उसने उसे आज़ाद कर देना ही बेहतर समझा, ताकि उनके रास्ते फिर कभी न टकराए। उसने ये फैसला चीची को बताया, जिसने खामोशी से सिर हिलाया और पूछा कि क्या वो बड़ी दीदी उनके साथ चलेंगी। वो अंदर ही अंदर जानता था कि सू मचिन का स्वभाव उसे पुलिस स्टेशन के सर्वाइवर्स को छोड़ने नहीं देगा, इसलिए वो कभी उनके साथ नहीं आएगी। जब उसका ध्यान भटका हुआ था, तब रुओ शुआ ने चुपके से सू मचिन के हाथ में एक पर्ची थमा दी, जिस पर किंगशुई फार्म का पता लिखा था। जाने से पहले सू मचिन ने रुओ शुआ से पूछा कि क्या उसे अपना वादा याद है, जिस पर रुओ शुआ एक गहरी मुस्कान के साथ जवाब देती है। उसने कहा कि अगर उसे कभी लगे कि ये दुनिया उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी उसने सोची थी और वो दूसरों को बचाते बचाते थक जाए, तो वो उसके पास आ जाए। जब जख्मी सुमोचन आखिरकार पुलिस स्टेशन लौटी, तो वहां का नज़ारा देखकर उसकी रुह कांप गई। जिन सर्वाइवर्स को बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी थी, वो अब दरिंदे बन चुके थे और हर उस ऑफिसर को मार रहे थे जिसने उनकी बुराई में साथ देने से मना किया था। उन्होंने खुद सुमचिन पर भी हमला कर दिया, लेकिन अपनी तीसरी रिजरेक्शन के बाद उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई और उसने खुद हर एक गद्दार को मौत के घाट उतार दिया। उसने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा और उस आखिरी लड़की की गुहार भी अनसुनी कर दी, जो घुटनों पर बैठकर जान की भीख मांग रहा था और कह रहा था कि वो बस जिंदा रहना चाहता था। जैसे ही सुमचिन मुड़ी, पीछे से एक पिस्टल की आवाज आई। वो तुरंत पीछे पलटी और एक ही बार में उसकी पसलियां चकनाचूर कर दी। आखिर क्यों? उन्होंने उससे झूठ क्यों बोला? जमीन पर बिखरी लाशों को देखकर सुमचिन का दिल राख हो गया।
और उसे रोशवा की बातें याद आईं। उसने पूछा था कि क्या ये नीच जानवर उसकी कुर्बानी के लायक है। किंशी फार्म वाली पर्ची को देखते हुए सु मचिन ने आखिरी बार उस स्टेशन को देखा जिसकी उसने कभी सेवा की थी, और फिर वो रात के अंधेरे में ओझल हो गई। उधर सनशाइन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में नन्ही चीची निकलने की तैयारी कर रही है। 100 से ज्यादा भारी ट्रक्स का एक बड़ा काफिला निकल पड़ा और हर ट्रक की ड्राइविंग सीट पर एक ज़ॉम्बी पपेट बैठा था। उनके पीछे आर्चर पपेट्स की पूरी तरह आर्म्ड फौज तैनात थी। ज़ॉम्बीज को ट्रक चलाते देखना किसी सर्वाइवर के होश उड़ाने के लिए काफी था। पास की दुकान में सामान ढूंढ रहा एक इवॉल्व्ड ह्यूमन यकीन ही नहीं कर पाया जब उसकी खिड़की के सामने से 5 भारी ट्रक्स गुजरे। उसने शीशे के पीछे उन डरावने ज़ॉम्बीज को देखा और सोचने लगा कि कहीं उसे भ्रम तो नहीं हो रहा। भला मरे हुए लोग गाड़ी चलाना कब से सीख गए। रास्ते में शोर ने कई इवॉल्व ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ खींचा, लेकिन उसने अपनी टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करके उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। ताकत कम होने के बजाय और बढ़ गई। जैसे ही वो जैनहाई सिटी जू के पास पहुंचे, एक गोल्डन टीयर 2 म्यूटेंट पाइथन ने रास्ता रोक लिया। वो करीब 20 मीटर लंबा था और उसके सुनहरे स्केल्स धातु की तरह चमक रहे थे। उसने पलक झपकते ही 2 आर्चर्स को जिंदा निगल लिया। उसने फौरन एयरपैन को आगे भेजा, जिसने अपनी स्टील क्लब उस सांप के सिर पर दे मारी। जब तक पाइथन होश संभालता, एयरपैंग और बाकी टैंक ज़ॉम्बीज ने उसे चारों तरफ से घेर लिया ताकि वो भाग न सके। उसी वक्त एक टायरेंट ज़ॉम्बी पास की बिल्डिंग से कूदा और अपने पंजे उसके दिल में उतारकर एक गहरा जख्म कर दिया। एयरपैंग ने मौका देखते ही पाइथन की खोपड़ी कुचल दी। टीयर 2 गोल्डन बॉक्स मिलने के बाद उसने इसे एयरपैंग को खिलाने का फैसला किया। टीयर 3 से नीचे के बॉक्सेस अब उसके काम के नहीं थे, लेकिन इससे उसके पपेट्स और ताकतवर हो सकते थे। आखिर उसे तादाद से ज्यादा क्वालिटी पर भरोसा था। वो हाई लेवल इवॉल्व ज़ॉम्बीज की एक एलीट फोर्स बनाना चाहता था। पास ही खड़ी रोशुआ की आंखें उस विशाल लाश को देखकर चमक उठीं। उसने अपने पिता की तरफ देखा और कहा कि उसे सांप का मांस खाना है। सच तो यह है कि वो बेचारी मिल्क पाउडर और फ्राइड चावल से ऊब चुकी थी। वो एक ही जैसा खाना खाकर तंग आ गई थी और इस विशाल सांप को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वो अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि इंसान एक म्यूटेंट बीस्ट का मांस सुरक्षित तरीके से खा सकते हैं या नहीं। उसने फैसला किया कि जब तक कोई इंसान टेस्ट सब्जेक्ट नहीं मिल जाता, वो इंतजार करेगा। सुरक्षा पक्की होने के बाद ही वो उसके लिए खाना पकाएगा। रोशुआ थोड़ी निराश हुई, लेकिन वो अपने पिता की सावधानी को समझती थी। भले ही वो ये न बता सके कि म्यूटेंट मीट असल में काफ़ी पौष्टिक होता है। काफिला आगे बढ़ता रहा और शहर की ऊंची इमारतें धीरे धीरे ओझल होने लगी, जिनकी जगह अब देहात के खुले मैदान ले रहे थे। उसने मैप चेक किया और अंदाजा लगाया कि वो 10 मिनट में किंशी फार्म पहुंच जाएंगे। ठीक उसी वक्त जब डूबता सूरज आसमान को खून की तरह लाल कर रहा था, वो खिड़की के बाहर पीछे छूटते नज़ारों को देख रहा था। और फिर उसने नन्ही चीची की तरफ देखा, जो शीशे से लगकर खामोशी से दुनिया को निहार रही थी। बच्ची की आंखों में सूर्यास्त की आखिरी चमक दिख रही थी। अपने पुनर्जन्म के बाद ये पहली बार था जब उसने सनशाइन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स छोड़ा था। उसने प्यार से बच्ची के गाल खींचे और नन्ही चीची ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। उसने हामी भरी कि दुनिया वाकई बहुत बड़ी और खतरनाक है, लेकिन जब तक चीची उसके साथ है, हर चीज का एक मकसद है। क्षितिज पर फन की धुंधली परछाई दिखने लगी थी। यही उनका नया घर होने वाला था। लेकिन जैसे ही वो किंशी फार्म के करीब पहुंचे, हमें दिखता है कि कई किलोमीटर पीछे जैनहाई के खंडहरों में कोई उनके निशानों का पीछा कर रहा है। एक खौफनाक साय वाली शख्सियत तेजी से उन निशानों के पीछे आ रही थी। सु मचिन की वो मासूमियत और दया अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसकी जगह अब एक ठंडी और बेखौफ नजर मिल रही थी। फिर भी जब उसे उस छोटी बच्ची का ख्याल आया जो हाथ में दूध की बोतल लिए उसे देखकर मुस्कुराई थी, तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। चिंशुई फार्म पहुंचकर वो मैप के हिसाब से एक जंगली रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। वो कुछ देर तक गाड़ी चलाता रहता है, जब तक कि आखिर में फार्म का मेन गेट नजर नहीं आ जाता, जो भारी स्टील से बना हुआ था और जिसके दोनों तरफ लकड़ी के पोस्ट्स और वायर लगे हुए थे। पेरीमीटर फेंस पर हर तरफ हाई वोल्टेज के वार्निंग साइंस लटके थे, लेकिन वायर पर मौजूद निशानों से साफ पता चल रहा था कि उसे किसी ने जबरदस्ती तोड़ा है। ट्रक में बैठे बैठे वो बड़े ही इत्मीनान के साथ उस प्रॉपर्टी का मुआयना करता है। चिंशुई फार्म काफी शांत और सुनसान इलाके में था, जहां किसी बाहरी इंसान का ध्यान भटक कर आना लगभग नामुमकिन था। यह जगह सनशाइन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी थी, जहां उसके चिची और उसकी एक विशाल पपेट आर्मी के लिए काफी जगह मौजूद थी। और सबसे जरूरी बात तो यह थी कि यहाँ का माहौल घुटन भरा नहीं था, जो उस छोटी सी जान के बड़े होने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एनवायरनमेंट था। इसी बीच रोशन्यू अपनी अंगड़ाई तोड़ते हुए पूछती है, क्या हम पहुंच गए? वो बस हाँ में अपना सर हिला देता है और फौरन ही अपनी पॉपेट्स की एक स्क्वाड को उस टूटी हुई दीवार के रास्ते छानबीन करने के लिए अंदर भेज देता है। जैसे ही पॉपेट्स अंदर कदम रखते हैं, उसकी भौहें तन जाती हैं और वो गहरी सोच में डूब जाता है। फार्म के अंदर का नज़ारा काफी खौफनाक था, जहां हर तरफ गहरे भूरे रंग के सूखे हुए खून के धब्बे फैले हुए थे। वो अपनी तलाश वेजिटेबल गार्डन की तरफ मोड़ता है, लेकिन वहां के सारे प्लॉट्स पूरी तरह तहस नहस हो चुके थे
और जमीन पर किसी के बड़े बड़े पैरों के निशान छपे थे। उसे समझते देर नहीं लगती कि यहाँ म्यूटेंट एनिमल्स ने अपना डेरा जमा लिया है। तभी फार्म के काफी अंदर से किसी के लड़ने की आवाजें और जानवरों के भयानक दहाड़ने का शोर गूंजने लगता है। वो आवाज की तरफ अपने लायन पॉपेट्स को भेजता है, जहां लाइव स्टॉक एरिया में उन्हें एक बेहद विशाल म्यूटेंट बुल दिखाई देता है। सबसे अजीब बात तो यह थी कि उस बुल के दांत किसी टाइगर से भी ज्यादा डरावने हो चुके थे और वो किसी अनजान जानवर की कार्कस को बड़े चाव से खा रहा था। दुनिया वाकई पूरी तरह बदल चुकी है, जहां अब मवेशी भी मांस के दीवाने हो गए हैं। पॉपेट्स को देखते ही वो बुल अपनी सेकंड टियर फेरोसिटी के साथ उन पर चार्ज करता है। एक स्टैंडर्ड लायन पपेट भला इस दरिंदे का मुकाबला कैसे कर पाता, इसलिए वो एयर पैंग और टायरेंट एक को जंग के मैदान में उतार देता है। एयर पैंग अपने क्लब से उस पर एक भारी वार करता है, जिससे वो बुल पूरी तरह डेज हो जाता है और उसे दिन में तारे दिखने लगते हैं। तभी टायरेंट एक उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। टायरेंट के पंजों ने उसके शरीर पर एक गहरा घाव कर दिया है। हालांकि उस जीव की हाइड अब पहले से कहीं ज्यादा टफ और रेजिलिएंट हो चुकी थी। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो, ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन। हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है। एयर पैंग ने अपने क्लब से एक जोरदार वार किया, जिससे वो बैल पूरी तरह बौखला गया और उसे दिन में तारे दिखने लगे। ठीक उसी वक्त टायरेंट एक अपनी जानलेवा चाल के साथ आगे बढ़ा। टायरेंट के पंजों ने बैल के शरीर पर एक गहरा घाव कर दिया। हालांकि उस जीव की खाल वक्त के साथ काफी सख्त और मजबूत हो चुकी थी। किस्मत अच्छी थी कि उस जानवर में हमलों से बचने की अकल नहीं थी, और कुछ राउंड्स के बाद टायरेंट के पंजों ने आखिरकार उसके सिर को चीर दिया। उसने उस बैल के शरीर से एक चमकता हुआ ऑरेंज रंग का सेकंड टियर कोर निकाला और अपनी तलाश जारी रखी, और आखिर में वो पश्चिमी मछली के तालाब तक पहुंच गया। वहां उसे किनारे पर रेंगने के चौड़े निशान दिखाई दिए। जैसे ही एक लायन पपेट पानी के पास पहुंचा, अचानक एक विशाल टर्टल झपट्टा मारते हुए बाहर निकला। एक ही वार में उसने पपेट के टखने को चकनाचूर कर दिया। उसकी ढाल इतनी सख्त थी कि जवाबी हमला करते वक्त खुद पपेट की कलाई टूट गई। उसने फिलहाल उस जीव को न मारने का फैसला किया और 2 पपेट्स को पहरे पर लगा दिया, ताकि वो उसे पानी में ही रख सके। उसने सोचा कि अगर इसका मांस सुरक्षित साबित हुआ तो ऐसा लेजेंडरी टर्टल नन्हे चीची के लिए एक बहुत ही पौष्टिक खाना साबित होगा। खेत के कोने कोने की तलाशी लेने और उसे सुरक्षित करने के बाद उसने रहने वाले इलाके की जोरदार सफाई शुरू की। जब घर एकदम चकाचक हो गया, तभी वो चिच्ची को अंदर लेकर आया। बच्चा हैरानी से चारों तरफ देख रहा था कि क्या वाकई ये उनका नया घर है। रुआशिरे भी बड़े कौतूहल और उम्मीद के साथ आसपास का मुआयना कर रही थी। एक बार सेटल होने के बाद उसने अपना पूरा ध्यान फार्म सिक्योरिटी पर लगा दिया। एयर पैंग दक्षिण गेट की रखवाली कर रहा था, जबकि लाइटनिंग 1, 2 और 3 अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ बाकी 3 दिशाओं को सुरक्षित करने में जुट गए। डिपांग और टायरेंट एक को चिची का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाकर उसने इस फार्म को एक अभेद्य किले में बदल दिया था। चिची को चैन से सोता देख उसे अपनी मेहनत पर बहुत गर्व महसूस हुआ। चिंगशुई फार्म अब आखिरकार उनका था। अगली सुबह जब चिची उठा तो उसने नाश्ता पहले से ही तैयार कर रखा था, और आज तो टेबल पर फार्म के उत्तरी हिस्से के बगीचे से लाए गए ताजे फलों की प्लेट भी सजी थी। बाहर की तरफ हथियारों से लैस ज़ॉम्बीज बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से गश्त लगाए थे। सच कहें तो इन जीवों को काबू करने का उसका तरीका किसी भी मामूली ज़ॉम्बी किंग से कहीं बेहतर था। नन्हा चिची उसके पैर पकड़कर घूमने जाने की जिद करने लगा, और आखिर में उसने हार मान ली और उसे बाहर ले गया। जब वे सब्जी के बगीचे में पहुंचे तो चिची ये देखकर दंग रह गया कि ज़ॉम्बीज असल में खेती कर रहे हैं। अपने दादा दादी के साथ गांव में पले बड़े होने के नाते वो खेती बाड़ी के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, और उसे यकीन था कि वो इन उजड़े हुए खेतों को फिर से हरा भरा कर सकता है। इसी बीच उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो हासिल किए हुए 2 सेकंड टियर म्यूटेंट बीस्ट कोर्स को एयर पैंग को खिला दे। इसका नतीजा फौरन सामने आया। एयर पैंग अब 3rd टियर में पहुंच चुका था और उसका शरीर फूलकर एक बड़े ट्रक के बराबर हो गया था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी खाल पर काले रंग के स्केल्स उगने लगे थे, जो इतने मोटे थे कि गोली भी उन्हें पार नहीं कर सकती थी। उसने एक मछली से उनकी जांच की, लेकिन ब्लेड से बस एक हल्का सा खरोंच का निशान पड़ा। एयर पैंग अब सही मायनों में एक जीता जागता मेन बैटल टैंक बन चुका था।
गेट पर इतने ताकतवर जनरल को खड़ा देख उसका हौसला 7वें आसमान पर था। उसे अपनी ताकत बढ़ाने का एक नया रास्ता मिल गया था, क्योंकि जंगल में हाई लेवल ज़ॉम्बीज बहुत कम मिलते थे। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो इन कोर्स का इस्तेमाल करके अपने ही पपेट्स को और बेहतर बनाए। नन्हा चिची भी खाली नहीं बैठा था। वो चुपके से उस विशाल म्यूटेंट टर्टल से मिलने मछली के तालाब पर जाता रहता था। 3 दिनों तक उसने उसे म्यूटेंट पाइथन का मांस खिलाया और यहाँ तक कि गुप्त रूप से उसमें अपने खून की बूंदें भी मिला दी। तीसरे दिन उसने अपने पिछले जीवन के एक सीक्रेट रेल्म में सीखी हुई प्राचीन बीस्ट टेमिंग रिचुअल का इस्तेमाल किया और उस विशाल टर्टल के साथ सफलतापूर्वक एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अब वो उसे मामूली निर्देश दे सकता था और यहाँ तक कि उससे बात भी कर सकता था। उसने टर्टल को एक खास ब्रीदिंग टेक्निक सिखाना भी शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि वो उसे अपने पिछले जीवन के उस महान ब्लैक टॉर्टोइस की तरह विकसित कर पाएगा। हमारे प्रोटैगनिस्ट को जाहिर तौर पर इस सब के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। उसे बस यही लगा कि चिची को वो पुराना कछुआ एक पालतू जानवर के तौर पर पसंद आ गया है और उसने उसे वैसे ही रह लिया। इसके बाद उसने बच्चे के लिए एक छोटा सा अम्यूजमेंट पार्क बनाने का फैसला किया। वो शहर से एक कैरोसेल और दूसरी सवारी का सामान ले आया और क्योंकि वहां बिजली नहीं थी तो उसने बस अपने ज़ॉम्बीज को उन्हें हाथ से घुमाने का हुक्म दे दिया। चिची ने जब ये देखा तो शुरू में उसे इन बचकानी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने अपने पिता की सच्ची कोशिश को भांप लिया था। वो अपनी खुशी दिखाने के लिए उनके साथ खेलने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो बच्चा जो अपने पिछले जीवन में एक अनाथ था, उसने कभी ऐसा बेफिक्र बचपन नहीं देखा था। जल्दी उसके अंदर का बच्चा जाग उठा और वो अपनी जिंदगी का सबसे यादगार वक्त बिताने लगा। जब वे एक दूसरे का पीछा करते हुए कैरोसेल पर दौड़ रहे थे तो अगर कोई उन मेहनत करने वाले ज़ॉम्बीज को नजरअंदाज कर दे तो ये वाकई एक बहुत ही प्यारा नज़ारा था। लेकिन उधर जब लाइटनिंग एक और भी साज सामान लाने में व्यस्त था तब ली माओ नाम का एक अवेकेंड ह्यूमन, जिसके पास इनविजिबिलिटी की शक्ति थी, साये की तरह उन पर नजर रख रहा था। उसने लाइटनिंग एक के ट्रक का पीछा सीधे किंगशुई तक किया। फम के अंदर का नज़ारा देखकर उसकी दुनिया जैसे पूरी तरह हिल गई। आखिरकार उसकी नज़र एक इंसानी बच्चे पर पड़ी जो ज़ॉम्बीज की इस भीड़ के बीच बड़े आराम से रह रहा था। उसने अंदाज़ा लगाया कि चिची वो है जो इन सबको कंट्रोल कर रहा है और उसके मन में एक काला विचार आया। वो उस बच्चे को किडनैप कर लेगा और इस ज़ॉम्बी आर्मी पर खुद कब्जा कर लेगा। लेकिन जैसे ही लीमाओ अदृश्य होकर बेडरूम में घुसा और अपनी डैगर उठाई, अचानक उसके कदम वहीं थम गए। चिची या कहें युन रोआशुए ने अपनी टाइम स्टॉप एबिलिटी एक्टिवेट की। वो उछली और एक जोरदार वार के साथ उसे दूर फेंक दिया। फिर अपने पिछले जीवन की एक सोल सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उसने लीमाओ के दिमाग में एक खून जैसा लाल रून अंकित कर दिया, जिससे उसे उसकी जिंदगी और मौत पर पूरा हक मिल गया। उसने उसे एक सीधा सा विकल्प दिया। चिची कहती है, क्या तुम मरना चाहते हो या जीना चाहते हो? जाहिर है कि लीमाओ ने एक सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया। उसने हार मान ली। रुआचुए ने उसे जियांगहाई सिटी के सर्वाइवर बेस में घुसने और एक जासूस के रूप में काम करने का हुक्म दिया और वक्त वक्त पर आकर रिपोर्ट देने को कहा। हमारा प्रोटैगनिस्ट बेशक इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर था और रोज चिची को फार्म में खुशी खुशी खेलते हुए देख रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने कोर्स जमा करने के लिए शहर में इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज का शिकार जारी रखा। ऐसी ही एक यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात फिर से सू मचिन से हो गई। वो सोचने लगा कि ये औरत बार बार उसके सामने क्यों आ जाती है। पता चला कि पुलिस स्टेशन वाली घटना के बाद से वो पागलों की तरह चिची को ढूंढ रही थी। वो बहुत ही बुरी हालत में थी क्योंकि एक जहरीले टनलिंग ज़ॉम्बी ने उसे इतना परेशान किया था कि वो मानसिक तौर पर टूटने की कगार पर पहुंच गई थी। उसने उसे बेहोश किया और अम्यूजमेंट पार्क में स्लाइड के पास जंजीरों से बांध दिया। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि मचिन की शख्सियत में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। स्टेशन पर सर्वाइवर्स के धोखे के बाद उसका इंसानों पर से सारा भरोसा उठ गया था और अब वो सिर्फ चिची की रक्षा करना चाहती थी। उसके लिए दूसरे इंसानों के साथ रहने से कहीं ज्यादा आरामदायक इस फार्म की जिंदगी थी। इसी बीच उसने जियांगनान डिस्ट्रिक्ट में अपनी छानबीन जारी रखते हुए अपनी ताकत बढ़ाना शुरू किया। अपने साथियों को कोर्स खिलाकर उसने अपने सेकंड टीयर ज़ॉम्बी पपेट्स की गिनती 30 से ज्यादा कर ली। एक रात जब वो माउंट हुआंगलोंग पर म्यूटेंट बीस्ट का शिकार कर रहा था तो उसे कई थर्ड टीयर कोर्स मिल गए। स्टेडियम वाले ब्रीडिंग ग्राउंड से मिलने वाले लगातार फायदों के साथ मिलकर उसके पास आखिरकार 4th टीयर तक पहुंचने के लिए काफी साधन जमा गए। उसने एक साथ 4 थर्ड टीयर कोर्स निकल लिए और पल भर में ही ब्रेक थ्रू हो गया। उसकी मेंटल पावर कई गुना बढ़ गई और उसकी कंट्रोल रेंज अब 50 किलोमीटर के पार पहुंच चुकी थी। उसकी शारीरिक बनावट भी पूरी तरह बदल गई थी। अपनी गहरी लाल आंखों के अलावा अब वो दिखने में बिल्कुल एक जीते जागते इंसान जैसा लग रहा था। अपनी नई ताकत के साथ उसने फौरन 4 नए 4th टीयर ज़ॉम्बी पपेट्स तैयार करने शुरू कर दिए। इसी वक्त हम देखते हैं कि इन रुआक्शुआ ने भी चुपके से 4th टीयर हासिल कर लिया था। उसकी साइकिक पावर इतनी बढ़ गई थी कि वो अब हवा में उड़ सकती थी। वो अब कई तरह की एलिमेंटल सीक्रेट आर्ट्स भी कर सकती थी और यहाँ तक कि एक स्पिरिचुअलिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके उसने फार्म की निगरानी के लिए छोटी मधुमक्खियों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और जब हमारा प्रोटैगनिस्ट नहीं देख रहा था तब उसने फार्म के बाहरी इलाके में मौजूद खून की प्यासी डीमन वाइन्स पर एक ब्लड चेन स्पेल डाल दिया ताकि उन पर अपना कब्जा जमा सके। ये बेलें वही म्यूटेंट प्लांट्स थे जिन्हें उसने माउंट हुआंगलान से यहाँ लाकर लगाया था। ये बेलें पल भर में ही किसी भी जीवित जीव का खून चूस सकती थी, लेकिन ज़ॉम्बीज के लिए ये बिल्कुल बेअसर थी। उसने इन्हें एक रक्षा कवच के तौर पर 1 किलोमीटर दूर लगाया था
लेकिन रुआक्शुआ के दखल के बाद वे एक घातक हथियार बन चुकी थीं जिन्हें वो अपनी मर्जी से चला सकती थी। इसी बीच एक बड़ा खतरा दबे पांव पास आ रहा था। जांघाई सर्वाइवर बेस ने लाशों के एक विशाल सैलाब को देखने के बाद आधिकारिक तौर पर ज़ॉम्बी किंग होने का ऐलान कर दिया था। जियांगनान डिस्ट्रिक्ट में वांग जंग की टीम के साथ हुई पिछली मुठभेड़ में बड़े अधिकारियों का ध्यान खींचा था, जिन्होंने लीएमओ समेत इनविजिबल अवेकनर्स की एक टोली को जांच के लिए भेजा था। लीएमओ के आने का एहसास होते ही रुआक्शुआ रात के अंधेरे में उससे मिलने के लिए फार्म के बाहर उड़कर पहुंची और उसे ये रिपोर्ट देने का हुक्म दिया कि वहां कोई ज़ॉम्बी किंग नहीं मिला है। अपनी बात मनवाने के लिए उसने बात ना मानने वाले स्क्वाड नेता को मार डाला और अपनी सोल एनर्जी का इस्तेमाल करके बाकी टीम को कंट्रोल कर लिया। हालांकि वांग जंग बहुत ही चालाक निकला। उसे तुरंत एहसास हो गया कि स्टेल्थ टीम के साथ कुछ गड़बड़ है और उसने हिप्नोटिक इंटरोगेशन का जाल बिछाया। इससे उन 4 अदृश्य लोगों के दिमाग में मौजूद सोल एनर्जी का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म चालू हो गया और वे मौके पर ही मारे गए। इससे उसके शक की पुष्टि हो गई। वांग जिंग अब पूरी तरह हैरान था, लेकिन उसे यकीन हो गया था कि जियांगनिंग डिस्ट्रिक्ट में वाकई एक ज़ॉम्बी किंग छुपा हुआ है। जब ये खबर बेस तक पहुंची तो सुप्रीम कमांडर आग बोला हो गया और उसने 3 एलीट कॉम्बैट टीम्स को उसे पकड़ने के लिए जियांगनिंग डिस्ट्रिक्ट भेजने का फैसला किया। जब लीएमओ और बाकी लोग मरे तो रू शिव या को अपने सोलर एरे में कंपन महसूस हुआ और वो फौरन समझ गई कि अब उसका राज खुल चुका है। एक बड़ा तूफान आने वाला था। फिर भी वो ज़्यादा परेशान नहीं दिख रहे थे। उनकी मौजूदा ताकत को देखते हुए जब तक इंसान बड़े पैमाने पर अपनी फौज नहीं बेचते, तब तक एवॉल्वर्स की कुछ टीमें उसका और उसके पिता का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो पूरी तरह से अपनी साधना में जुट गई, ये जानते हुए कि एक बार वो 5th ईयर पर पहुंच गई तो उसके अंदर एक आधुनिक सेना का सामना करने का हौसला आ जाएगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट जाहिर है कि इन गुप्त हलचलों से पूरी तरह अनजान था और अब भी अपनी पपेट्स की सेना के लिए कोर्स इकट्ठा करने के लिए माउंट होंगलोंग पर म्यूटेंट बीस्ट्स का शिकार कर रहा था। जल्द ही तीनों एलीट टीम्स जियांगनिंग डिस्ट्रिक्ट के बाहरी इलाके में उतरी। वांग जिंग कमांडर इन चीफ की भूमिका में था, जिसके साथ कैप्टन ली फंग और जांग हाइब थे। उनकी टीम में फैल्कन नाम का एक इवॉल्वर भी शामिल था, जो अपने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए म्यूटेंट ब्लैक ईगल की नज़र से सब कुछ देख सकता था। फैल्कन को कुछ ही देर में कुछ ऐसा दिखाई दिया जो यकीन से परे था। एक ज़ॉम्बी असल में ट्रक चला रहा था। बाज की आंखों के जरिए फैल्कन ने देखा कि एक इवॉल्व ज़ॉम्बी शहर के बीच से ट्रक चलाकर ले जा रहा था, जिसमें स्टेडियम की भीड़ को खिलाने के लिए म्यूटेंट बीस्ट का मांस भरा हुआ था। वांग जिंग ने फौरन फैसला किया कि वे उस ट्रक का पीछा करेंगे और देखेंगे कि वो उन्हें कहां ले जाता है। इसी बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी फिक्र किए बिना स्टेडियम के ज़ॉम्बीज को खिलाने का काम पूरा कर चुका था। अपना काम खत्म करने के बाद वो वापस किंशफी फार्म की तरफ गाड़ी चलाने लगा, जबकि ऊपर आसमान में वो कालाबाज एक खामोश साये की तरह ट्रक का पीछा कर रहा था। वो पक्षी किंशफी फार्म की सरहद तक ट्रक के पीछे पीछे गया, जिससे फैल्कन को पूरे इलाके का ढांचा अच्छी तरह समझ आ गया। फैल्कन ने दबी और तनावपूर्ण आवाज में रिपोर्ट दी, वो ज़ॉम्बी ट्रक लेकर एक सबर्बन फार्म के अंदर चला गया है। उसने गौर किया कि उस खेत की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही कड़ी है। दीवारों के बाहर खून जैसी लाल बेलों का एक बहुत बड़ा जाल बिछा है और गेट पर एक विशालकाय ज़ॉम्बी पहरा दे रहा है, जिसका कद किसी 2 मंजिला इमारत के बराबर है। ये सुनते ही वांग जिंग और उसके दोनों साथियों के चेहरे का रंग उड़ गया। जीन हाय ने डेटा की तरफ देखते हुए घबराहट में थूक निगलते हुए कहा, ज़ॉम्बी किंग का ठिकाना ठीक उसी फार्म के अंदर है। गेट पर खड़ा वो बड़ा राक्षस जरूर कम से कम एक टियर 3 टैंक टाइप ज़ॉम्बी होगा। सच कहें तो सुरक्षा का यह स्तर पहले से ही होश उड़ा देने वाला था, लेकिन फैल्कन की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। फैल्कन ने रिपोर्ट दी कि उसने अंदर गश्त लगाते हुए कई बड़े और इवॉल्व ज़ॉम्बीज देखे हैं। उनकी ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल है। कम से कम 4 या 5 टियर 3 एंटिटीज वहां मौजूद हैं। लेकिन फैल्कन सब कुछ साफ साफ नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसका ब्लैक ईगल पूरी तरह स्वीप करने के लिए उतनी नीचे नहीं उड़ रहा था। ली फोंग ने माथे पर बल लाते हुए पूछा कि क्या उन्हें अभी हमला कर देना चाहिए। वांग जिन ने में सिर हिला दिया। इतनी कम जानकारी के साथ बिना सोचे समझे हमला करना बहुत बड़ा रिस्क था। उसने फैसला किया कि पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन बेस भेजी जाए, ताकि हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स आगे का रास्ता तय करें। वैसे भी वो ब्लड रेड वाइन्स कुदरती नहीं लग रही थी, शायद कोई म्यूटेंट प्लांट थी। उसे शक था कि ये ज़ॉम्बी किंग की बिछाई हुई एक डिफेंसिव लाइन है। और उस रहस्यमयी छोटी बच्ची का क्या? अगर ये उनका ठिकाना था तो वो यकीनन अंदर ही होगी। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि सबसे बड़ा खतरा वो लड़की नहीं, बल्कि खुद ज़ॉम्बी किंग है। अगर उन्होंने उसे सतर्क कर दिया तो शायद वो सब उसी पल मारे जाएंगे। थोड़ी चर्चा के बाद उन तीनों ने अपनी पोजीशन पर टिके रहने और फार्म की लोकेशन और डिफेंसिव स्टेटस को वापस शांघाई बेस भेजने का फैसला किया। वे आदेशों का इंतजार करने लगे और ये खबर तेजी से सुप्रीम कमांडर के हाथों तक पहुंच गई। मीटिंग रूम के अंदर एक बार फिर माहौल बोझिल हो गया। एक एड ने सारी जानकारी पेश करते हुए बताया, कमांडर, वांग जिन के स्क्वाड ने ठिकाने की पुष्टि कर दी है। फार्म का डिफेंस बहुत ही तगड़ा है। वहां कम से कम कई टियर 3 इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज तैनात हैं
और बाहर की दीवारों पर अनजान म्यूटेंट प्लांट्स की एक डिफेंसिव लाइन है। टियर 3 zombies। सुप्रीम कमांडर की पेशानी पर गहरी लकीरें उभर आईं। उसने पूछा कि इस मिशन के लिए बेस के पास अभी कितने टियर 3 अवेकनर्स मौजूद हैं। एड ने बताया कि उनके पास 10 से भी कम हाई लेवल अवेकनर्स हैं और वे भी अलग अलग चौकियों पर तैनात हैं, जिन्हें वहां से हटाना फिलहाल मुश्किल है। पूरे कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। हर कोई समझ चुका था कि बेस की मौजूदा ताकत के साथ कई टियर 3 zombies के गढ़ पर हमला करना मौत को दावत देने जैसा है। जीतने की उम्मीद ना के बराबर थी। आखिर में सुप्रीम कमांडर ने एक फैसला लिया। वे ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले सर्वेलेंस बढ़ाई जाएगी। उन्हें ज़ॉम्बी किंग के तौर तरीकों और उसकी ताकत की सीमा को समझना होगा और साथ ही रीइंफोर्समेंट्स के लिए कैपिटल में रिपोर्ट भेजनी होगी। इसी बीच वे अपनी ट्रेनिंग और तेज कर देंगे। जब तक मदद नहीं आती वे दुश्मन को भड़काने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि हालात उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। गेट पर जो विशाल ज़ॉम्बी एयरशिप लटक रही है वो पहले ही टियर 4 की हो चुकी है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को मिलाकर किंगशुई फार्म के पास असल में 6 टियर 4 कॉम्बैटेंट्स हैं और इसके बावजूद इंसान अभी भी उसकी ताकत को टियर 3 के पैमाने से ही नाप रहे थे। इधर फार्म पर वो दिन भर के शिकार के बाद घर लौटता है। वो चिची के लिए एक शानदार डिनर तैयार करता है, जो बड़े मजे से खाना खा रही है। उसके चेहरे पर मुस्कान है और चावल के कुछ दाने उसके चेहरे पर चिपके हुए हैं। सू मचिंग भी पास बैठी चिची का लाया हुआ खाना चुपचाप खा रही है। खाते खाते वो चोरी छिपे उसे देख रही है और सोचती है, ये ज़ॉम्बी किंग आखिर इतना कैसे बदल गया। अगर कोई इसे गौर से न देखे तो यही समझेगा कि सामने कोई जिंदा इंसान खड़ा है। उसके बदलाव को देखकर वो अंदर ही अंदर दंग रह जाती है। उसके मन में एक चौंकाने वाला ख्याल आता है, क्या ये ज़ॉम्बी किंग आखिर में दोबारा एक इंसान में इवॉल्व हो सकता है। उसी रात चीची अचानक उसके पास आती है। वो नन्ही बच्ची उससे सीधा सवाल करती है, अगर इंसान मेरे पापा पर हमला करने आए तो तुम किसकी तरफ से लड़ोगी। सू मचिंग एक गहरे सन्नाटे में डूब जाती है। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सच तो ये था कि इस उलझन का कोई आसान हल था ही नहीं। वो काफी देर तक खामोश रही। चिची को उसके जवाब न देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो वहां से जाते हुए बस इतना बुदबुदाती है कि वैसे भी उससे बात करना बेकार है। सू मचिंग बिस्तर पर बेबस बैठी चिची को जाते हुए देखती है और उसका दिमाग तेजी से चलने लगता है। आखिर इंसान और ज़ॉम्बी किंग तो एक दूसरे के दुश्मन ही रहने वाले थे। लेकिन तभी उसे पुलिस स्टेशन का वो कड़वा अनुभव याद आता है और फिर वो इस फार्म के बारे में सोचती है जहां चिची हर रोज उसके लिए खाना लाती है और उससे बातें करती है। ज़ॉम्बी किंग ने उसे जंजीर से बांधकर एक पालतू जानवर की तरह जरूर रखा है, लेकिन उसने कभी उसे सच में चोट नहीं पहुंचाई। अचानक उसे अपनी ही हालत बड़ी अजीब लगने लगती है। वो रात भर सो नहीं पाई और बस छत को ताकती रही। इसी बीच कई किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर वांग जेंग का ब्लैक ईगल अभी भी चिंगशुई फार्म के ऊपर मंडरा रहा था। फाल्कन ने अचानक अपनी आंखें खोली और बताया कि एक ट्रक फार्म से बाहर निकल रहा है। वो माउंट हुआंग वांग की तरफ जा रहा है। वांग जेंग ने सिर हिलाते हुए उसे हर हरकत पर नजर रखने और उनके आने जाने के समय को रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया। उसने आदेश दिया कि हर रास्ते की जानकारी ली जाए, क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में फार्म के कोर एरिया के अंदर देखना था, खासकर एक बात जानने के लिए कि ज़ॉम्बी किंग का असली शरीर आखिर है कहाँ। आसमान में काफी ऊपर ब्लैक ईगल खामोशी से चक्कर काटते हुए किंगशुई फार्म के चप्पे चप्पे पर नजर रख रहा था। उधर युन रुओक्सिवा एक झूले पर बैठी आगे पीछे झूल रही है। हवा में उसकी सफेद स्कर्ट उड़ रही है और उसके नन्हे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है। ऐसा लग रहा था कि हालिया परेशानियां अब सुलझ गई हैं। सू मचिंग स्लाइड के सहारे खड़ी उस लड़की को देख रही थी और कहती है कि आखिरकार आज वो बाहर आई है। रुओक्सिवा ने हाँ में सिर हिलाया। उसे पता था कि अगर इस वक्त जांग है बेस ने किसी को भी यहाँ भेजा तो वो सीधे अपनी मौत की तरफ चलकर आएंगे। सू मचिंग ने एक उम्मीद के साथ पूछा कि क्या वो अब रोज बाहर खेलने आया करेगी। सच कहूं तो इस अम्यूजमेंट पार्क में अकेले रहना बहुत दम घोंटू होता जा रहा है। रुजुस्वा ने बड़ी संजीदगी से सिर हिलाया। अगर उसे इस 9 डेथ डीमन कॉप का दिल जीतना था तो उसे एक रिश्ता बनाना ही होगा। अचानक सू मचिंग एक नए यकीन के साथ कहती है कि वो उसकी और उसके पिता दोनों की मदद करेगी। रुओक्सियो को समझ आ जाता है कि ये उसी सवाल का जवाब है जो उसने कुछ दिन पहले पूछा था। सू मचिंग के बैकग्राउंड को देखते हुए ये काफी चौंकाने वाला जवाब था। आखिर वो कानून की वफादार थी और खुद की जान से ज्यादा दूसरों की रक्षा करना जानती थी। जब उससे वजह पूछी गई तो उसने बस इतना कहा कि उसने इस बच्ची की हिफाजत करने का वादा किया है। सू मचिंग बड़े गंभीर लहजे में कहती है कि उसका मानना है कि चूंकि ज़ॉम्बी किंग के पास इंसानी चेतना है और उसने बेगुनाह लोगों का कत्लेआम नहीं किया है, इसलिए वो कोई बेअकल खतरा नहीं है। जब तक रुओक्सिया उसके साथ है ज़ॉम्बी किंग हमलावर नहीं होगा। लेकिन अगर इंसानों ने कभी भी उस लड़की को नुकसान पहुंचाया तो उसकी दीवानगी किस हद तक जाएगी, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इधर वो ब्लैक ईगल उस ट्रक का पीछा करते हुए जानगान सिटी से बाहर निकल जाता है। ईगल की आंखों के जरिए फाल्कन ने पूरे फार्म का नजारा देखा, लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा हैरान किया वो थी झूले पर बैठी वो नन्ही बच्ची और उसके बगल में एक इंसानी औरत स्लाइड के सहारे खड़ी बातें कर रही थी। उसने फौरन रिपोर्ट दी कि उसे वो रहस्यमयी लड़की और उसका एक इंसानी साथी मिल गया है। जब ये खबर तीनों कैप्टन तक पहुंची तो वे उलझन में एक दूसरे को देखने लगे। वांग ले ने भारी आवाज में पूछा कि क्या ये मुमकिन है कि वो छोटी बच्ची ही खुद ज़ॉम्बी किंग हो।
नीचे फार्म में रोक्शिया को अचानक एक बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई छिपकर उसे देख रहा हो। उसने चुपके से अपनी साइकिक पावर को एक लहर की तरह फैलाया और ऊपर मंडराते उस ब्लैक ईगल को पकड़ लिया। ये कोई जंगली जानवर नहीं था। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये किसी अरकनर का पालतू शिकारी पंछी है। ये कुदरत का करिश्मा नहीं, बल्कि इंसानों का एक हथियार था। रोक्शिया समझ गई कि जान है बेस ने और भी लोग भेजे हैं। बिना देर किए उसने अपनी साइकिक विल का इस्तेमाल करना शुरू किया। एक अदृश्य साइकिक एरो ने ब्लैक ईगल के दिमाग पर सीधा वार किया, जिससे वो आसमान में लड़खड़ाने लगा। फैल्कन को लगा कि शायद उसका पेट थक गया है, इसलिए उसने उसे फौरन वापस बुला लिया। रोक्सिया धीरे से मुस्कुराई और तुरंत एक गौरैया को उनके पीछे भेज दिया। उस नन्हे पंछी ने उनका पीछा किया और शहर के बाहर एक घाटी तक पहुंच गई। वहां उसे इवॉल्व ह्यूमंस की 3 टीम्स मिली। उस गौरैया के कानों से रोक्सिया ने उनके रात में होने वाले हमले का पूरा प्लान सुन लिया। उसके लिए सबसे मजेदार बात यह थी कि उन्होंने उसे ही ज़ॉम्बी किंग समझ लिया था। वो दौड़कर अपने पापा के पास गई और आसमान की तरफ इशारा करते हुए बताया कि उसने उड़ने वाले लोग देखे हैं। उसे तुरंत एहसास हो गया कि इंसानी रेकनर्स ने फार्म का पता लगा लिया है। नन्ही चीची से पूरी बात समझने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि फार्म अब सुरक्षित नहीं रहा। इस अचानक आए खतरे को देखकर उसका मिजाज काफी भारी और गंभीर हो गया। उसने फौरन अपने लायन पपेट्स की पूरी फौज को बुला लिया, जो सभी टियर 4 के थे। चारों पपेट्स को चिची की सुरक्षा के लिए घर के पास तैनात कर दिया गया। सू मचिंग को भी माहौल में बदलाव महसूस हुआ और उसने चिची से पूछा कि आखिर क्या हो रहा है। बच्ची ने लापरवाही से कहा कि बस कुछ इंसान मुसीबत को दावत देने आए हैं। सू मचिंग ने फिर पूछा कि क्या वो अपने पिता को मना सकती है कि उसकी जंजीरें खोल दी जाएं ताकि वो मदद कर सके। सच तो यह है कि वो अब काम आना चाहती थी। रोक्सियो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा कि अभी उसकी जरूरत नहीं है, उसके पापा अकेले ही इन सबसे निपटने के लिए काफी है। जैसे ही रात हुई वो लिविंग रूम में आंखें बंद किए बैठा अपने लायन पपेट्स की नजरों से पूरे फार्म की निगरानी करने लगा। 2 किलोमीटर दूर जंगलों में तीनों टीम्स सामने आई। वांग ली ने सबको चौकन्ना रहने को कहा क्योंकि वे अपनी मंजिल के करीब थे। ऊपर पेड़ की टहनी पर बैठी एक छोटी सी मधुमक्खी उन्हें गौर से देख रही थी। रूक्षा भी ये सब देख रही थी और उस सुसाइड स्क्वाड को देखकर उसकी आंखों में नफरत चमक उठी। जैसे ही वो टीमें उस ब्लड थर्स्टी वाइन वॉल के करीब पहुंची, लताओं ने अचानक उन पर हमला बोल दिया और 3 लोगों की शरीकें आर पार हो गई। वो लताएं पागलों की तरह उनका मांस और खून चूसने लगी। ये नज़ारा बेहद खौफनाक था और बचे हुए लोगों को एहसास हुआ कि वे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उसने तय किया कि वो उन्हें वही अंजाम देगा जिसकी तलाश में वे आए थे। उसने अपने टियर 4 पपेट्स टायरेंट नंबर 1 और एयर पैंग को मैदान में उतार दिया। एयर पैंग ने अपनी भारी गदा इतने जोर से घुमाई कि एक आवाकनर अपनी ढाल समेत चकनाचूर हो गया। तभी फ्लेम नंबर 1 ने अपने हाथ ऊपर उठाए। आसमान से दर्जनों विशाल आग के गोले बरसने लगे और पूरी भीड़ में धमाके होने लगे। 4 सुस्त अवेकनर्स देखते ही देखते आग की लपटों में समा गए। 6 और लोग झुलस कर पीछे जा गिरे। इसके बाद अर्थ नंबर 1 ने पत्थर की दीवारें खड़ी कर दी ताकि बचे हुए लोग फंस जाएं और जमीन से नुकीले पत्थर निकलने लगे। एक आदमी ने दीवार फांदने की कोशिश की, लेकिन फ्लेम नंबर 1 ने उसे वहीं ढेर कर दिया। इस तबाही के बीच कैप्टन ली किसी तरह दीवार के ऊपर चढ़ने में कामयाब रहा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कूदने की कोशिश की, बाहर इंतजार कर रहे टायरेंट नंबर 1 ने उसे एक ही मुक्के में जमीन के अंदर गाड़ दिया। उसे लगा कि उसकी पूरी टीम खत्म हो चुकी है। हालांकि एक इवॉल्व ह्यूमन अपनी बॉडी डबल एबिलिटी का इस्तेमाल करके वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक टिड्डा अपनी खाल छोड़ देता है। उन ब्लड थर्स्टी वाइन्स की नजरों से रुओक्शो ने कुछ अजीब गौर किया। उसने देखा कि एक लाश ऐसी है जिसे लताओं ने नहीं खाया, और उसे समझ आ गया कि कोई जाल से बच निकला है। उसने अंदाजा लगाया कि घुसपैठी ने भागने के लिए जरूर किसी क्लोन एबिलिटी का इस्तेमाल किया होगा। फिर भी उसकी असली ताकत अभी छिपी हुई थी, और वो जिंदा बचा हुआ इंसान अब भी यही मानता था कि वही ज़ॉम्बी किंग है। उसने सोचा कि शायद ये उनकी अगली मुलाकात के लिए एक अच्छा सरप्राइज होगा। उस रात सू मचिंग बिस्तर पर करवटें बदलती रही। उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसके मन में एक साहसी विचार आया। वो सोचती है, क्या मैं इसी तरह इंसानों को ज़ॉम्बी किंग पर हमला करने से रोक सकती हूँ? शायद कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिससे दोनों पक्ष शांति से साथ रह सके। इसी बीच चीन यून ये खौफनाक खबर लेकर वापस पहुंचा कि तीनों टीमें पूरी तरह खत्म हो गई हैं। उसने बताया कि ज़ॉम्बी किंग के पास कई टियर 4 इवॉल्व ज़ॉम्बीज हैं। कांपती आवाज में उसने ये भी जोड़ा कि वहां के पेड़ पौधे भी इंसानों पर हमला कर रहे हैं। जैसे ही ये खबर फैली, हाई कमांड ने तुरंत इंपीरियल कैपिटल से मदद मांगने का फैसला किया। इधर फार्म में रूक्शो ने अपने पिता को मना लिया कि आखिरकार सू मचिंग की जंजीरें खोल दी जाए। आजाद होते ही सू मचिंग ने उससे लिविंग रूम में अकेले बात करने की गुजारिश की। उसने इधर उधर की बात न करते हुए सीधे पूछा, क्या तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानी चेतना बची है? इस सवाल पर उसकी नजरें ठंडी पड़ गईं। ये उसका सबसे बड़ा राज था। उसने कागज पर एक सीधा संदेश लिखा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अपनी बात जारी रखो। सू मचिंग ने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि वो खतरे से खेल रही है। उसने उसे याद दिलाया कि नन्ही चिची आखिर एक इंसान है, और यकीनन वो नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी हमेशा ज़ॉम्बीज के बीच रहे। इस बात ने उसे गहरी सोच में डाल दिया। फिर उसने पूछा कि अगर वो किसी दिन इंसानी नस्ल की नेता बन जाए तो क्या वो अमन के बारे में सोचेगा? उसकी ये बड़ी बात सुनकर वो और रोक्शवे
दोनों पल भर के लिए दंग रह गए। उसने सीधे मना नहीं किया, बस इतना कहा कि जब वो सच में उस मुकाम को हासिल कर ले तब वापस आए। अगले दिन रोगशुआ ने अपनी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा दिखाने का फैसला किया। वो अपने पिता का डर दूर करना चाहती थी ताकि वो बेफिक्र होकर सू मचिंग को जाने दे सके। वो उसके पास गई और दावा किया कि उसने एक सुपर पावर हासिल कर ली है। वो खुशी से झूम उठा जब उसने देखा कि उसकी बेटी कमरे में हवा में उड़ रही है। चिची को एक अलाकिनर बनते देख उसने तुरंत उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसने उसे लोहे की कीलों से निशाना साधना सिखाया और उसके लिए जहरीली सुइयां भी तैयार की ताकि वो उन्हें गुप्त हथियारों की तरह इस्तेमाल कर सके। उसकी नज़र में चिची उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड थी। जैसे जैसे वो अपने स्ट्राइक्स की प्रैक्टिस कर रही थी और नए टूल्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी, उसे एक अलग ही गर्व महसूस हो रहा था। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि डैनहाई बेस अपनी अगली चाल की तैयारी कर चुका है। हालात तेजी से बिगड़ते हैं और मिलिट्री का रिस्पॉन्स हवा में उड़ता हुआ सीधा उनकी लोकेशन की तरफ बढ़ता है। अचानक आसमान में एयरक्राफ्ट दिखाई देते हैं और फार्म पर जबरदस्त बम्बार्डमेंट शुरू हो जाती है। अपनी मेहनत को तबाह होते देख वो गुस्से से भर जाता है। हालांकि उसके 3 गार्डियंस को खरोंच तक नहीं आई थी। इधर फ्लेम नंबर 1 और फ्लेम नंबर 2 विशाल फायर जायंट्स में बदल जाते हैं और पूरे आसमान में आग का एक भयानक जाल बन देते हैं ताकि उस एरियल स्क्वाड्रन को फंसा सके। दूसरी तरफ अनडेड नंबर 1 अपनी खून की प्यासी लाइटनिंग ऑर्ब्स और डिवाइन लाइट छोड़ता है, जबकि टायरेंट नंबर 1 अपने जानलेवा क्लॉज से उन इवॉल्व्ड ह्यूमंस की धज्जियां उड़ा देता है जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। सायों में छुपकर रोगशुए अपनी टाइम मैनिपुलेशन और पॉइजन नीडल्स का इस्तेमाल करके घर की तरफ बढ़ने वाले दुश्मनों का सफाया कर रही है। वहीं सूमचिंग नन्ही चिची को बचाने के लिए जी जान से लड़ रही है। अचानक सूमचिंग के पेट में चोट लगती है और वो खून से लथपथ होकर गिर पड़ती है, लेकिन अगले ही पल वो फिर से जिंदा होकर जंग में कूद पड़ती है। वाकई ये एक बहुत ही काम की ट्रेट है। तीनों एलीट टीम्स और एरियल स्क्वाड्रन का पूरी तरह सफाया हो जाता है और सिर्फ कियान यून अपनी बॉडी डबल ट्रिक की मदद से एक बार फिर भागने में कामयाब रहता है, लेकिन पीछे पूरा फार्म खंडहर बन चुका है। अब उसने दोबारा वहां कुछ ना बनाने का फैसला किया है क्योंकि वो जगह अब सेफ नहीं रही। अब वो और नन्ही चिची जहां भी जाएंगे वही उनका घर होगा। वो एक नोट लिखकर सूमचिन के उनके साथ रहने के फैसले पर मुहर लगाता है और ये कॉन्वॉय दक्षिण की तरफ बढ़ जाता है, जो आखिरकार बीजिंग के शहरी इलाके में पहुंचता है। वो अपनी ज़ॉम्बी होड़ को इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज का शिकार करने के लिए छोड़ देता है और साथ ही उस इलाके पर कब्जा जमाए बैठे लोकल ड्रैगन टाइगर को भी कुचल देता है। उस गैंग का सेकंड इन कमांड जांग चेंग और एक फ्लाइंग इवॉल्व्ड ह्यूमन किसी तरह वहां से भागकर बीजिंग बेस पहुंचते हैं ताकि उसकी लोकेशन की खबर दे सकें। इधर जब कॉन्वॉय फिर से रवाना होता है और टीयर 5 में पहुंचता है तो उसके मेंटल कंट्रोल की रेंज अचानक से बढ़ जाती है और एक चौंकाने वाले 50 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। अब वो टीयर 4 ज़ॉम्बी पपेट्स की एक विशाल सेना को कमांड कर सकता है और उसकी रैंक में पहले से ही 3 ताकतवर टीयर 5 गार्डियंस शामिल हैं। लेकिन शंचुन सिटी की बात ही कुछ और है। ये शहर खूंखार बीस्ट से भरा पड़ा है, इसलिए वो अपनी ज़ॉम्बी आर्मी के साथ गलियों में एक बड़े शिकार पर निकलता है। ढेर सारे गोल्ड बॉक्सेस इकट्ठा करने और माउंट सनवा पर मौजूद बीस्ट किंग कल्ट को तबाह करने के बाद वो उन तूफाओं से खाने पीने का भारी सामान लूट लेता है। मरने से पहले एक कल्ट प्रोटेक्टर बताता है कि उनका नेता एक टीयर 5 बीस्ट को वश में करने गया है। ये सुनकर वो फौरन सतर्क हो जाता है। कल्ट नेता हुआंग सियान, जो अपोकलिप्स से पहले सिर्फ एक मामूली डेक कलेक्टिंग बंदा था, आखिरकार अपनी बीस्ट टेमिंग एबिलिटीज की मदद से उन्हें ढूंढ ही लेता है। एलीट लोगों के हाथों अपनी बहन की मौत का बदला लेने की आग में जल रहा हुआंग शेन शॉन्चुआन बेस को तबाह करने के लिए थंडरस रोर का इस्तेमाल करना चाहता है। वो एक अलायंस का प्रस्ताव रखता है क्योंकि उनका दुश्मन एक ही है, लेकिन सूमचिंग उसे साफ मना कर देती है और उसकी साजिशों में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाती। अपनी ईगो को चोट पहुंचते देख हुआंग शेन उस रात नन्ही चीची पर हमला करने के लिए एक स्टेल्थी पैंगोलिन म्यूटेंट को भेजता है, लेकिन रुआशिवा उसके लिए पहले से तैयार थी। रुआशिवा उस घुसपैठिए को मौके पर ही मार देती है, जिससे घबराकर हुआंग शेन वहां से भाग निकलता है और खुन्नस में आकर उनकी कोऑर्डिनेट्स जियानहाई बेस को लीक कर देता है। इसी बीच रुआशिवा सफलतापूर्वक शंचुआन में टीयर 5 पर पहुंच जाती है और मटीरियलाइज्ड टेलीकाइनेटिक नीडल्स की कला में माहिर हो जाती है, जो दीवारों को भी चीर सकती हैं। उसका टाइम पर कंट्रोल और भी गहरा हो जाता है और वो टाइम के गहरे रहस्य को जागृत कर लेती है, जिससे वो अपने टारगेट्स को पल भर में सुखा सकती है। इधर सूमचिन को भी अपनी ट्रेनिंग और लड़ाई के तजुर्बे का फायदा मिलता है। टीयर 4 में पहुंचने के बाद आंट शाओलिंग उसे ब्लैक ऑक्स नाइट कहलाने का सुझाव देती है, लेकिन इस आइडिया को तुरंत और सख्ती से ठुकरा दिया जाता है। इसी दौरान इंपीरियल कैपिटल अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड टैंग लॉन्ग स्क्वाड मैदान में उतारता है। ये वो टीम है जो एक ज़ॉम्बी किंग का शिकार करने के लिए मशहूर है। इस एलीट यूनिट का सबसे अहम मोहरा जॉ बिन है, जो एक स्पेशल मिमिक है और उसके पास एक अनोखा और खतरनाक टैलेंट है। वो किसी भी जीवित प्राणी का रूप धर सकता है, जिससे उसे दुश्मन के इलाके में बिना पकड़े गए घुसने में मदद मिलती है। उनका प्लान एक डाइवर्जन का इस्तेमाल करना है, जबकि ज़ॉम्बी के रूप में छिपा हुआ जॉ बिन चुपके से ज़ॉम्बी किंग को ढूंढकर एक ही बार में उसका काम तमाम कर दे। एक रात आखिरकार रूशुई अपनी हिम्मत जुटाकर उसके सामने सब सच उगल देती है कि उसके पास दरअसल टाइम कंट्रोल की पावर है।
वो एक गमले के पौधे को तुरंत सुखाकर और मांस के एक टुकड़े को सूखे पत्थर में बदलकर इसका सबूत देती है, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है। लेकिन तभी नन्ही चीची एक और भी चौंकाने वाली बात बताती है कि वो पहले ही एक टियर 5 इवॉल्व्ड ह्यूमन बन चुकी है। वो यकीन न कर पाने की स्थिति में सुन्न खड़ा रह जाता है, लेकिन वो उससे ज्यादा सवाल नहीं करता। जब तक वो उसकी बेटी है, उसके लिए और कुछ मायने नहीं रखता। नन्ही चीची एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी छोटी सी मुट्ठी उठाती है और वादा करती है कि अब से वो उसकी रक्षा करेगी, जिसे देखकर उसका दिल गर्व और अपनेपन से भर जाता है। जैसे ही कॉन्वॉय लाइट जियांग में दाखिल होता है, वो गोल्ड बॉक्सेस इकट्ठा करने के लिए अपने पपेट्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन लोकल लाइट जियांग बेस उम्मीद से ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है। वे हेंजी डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ अपनी पूरी मिलिट्री फोर्स लगा देते हैं, जहां फ्लेम नंबर 1 अपनी फायर बॉडी का इस्तेमाल करके सभी फिजिकल अटैक्स को नाकाम कर देता है। हालांकि अचानक सेल्फ प्रोपेल्ड हाविट्जर्स की बौछार उसे चौंका देती है और उसी नाजुक मोड़ पर रोशनी गुस्से में आकर बीच में कूद पड़ती है। मेरे पापा को कोई हाथ नहीं लगाएगा, चिल्लाते हुए वो अपना टाइम कंट्रोल इस्तेमाल करती है और टेलीकाइनेसिस की मदद से हर गोले को वापस वहीं भेज देती है जहां से वो आए थे। भारी तोपखाने की वो पोजीशन पल भर में तबाह हो जाती है और जो जिंदा बचते हैं वे दहशत में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी विशाल ज़ॉम्बी आर्मी उनका शिकार कर लेती है। इंसानों में से सिर्फ एक इवॉल्व ह्यूमन अपने कमांडर को लेकर वहां से टेलीपोर्ट होने में कामयाब रहता है, जिससे लाई जियांग बेस की पूरी फौज खत्म हो जाती है। वो नन्ही चीची की इस भयानक ताकत को देख रहा है और समझ जाता है कि उसकी बेमिसाल शक्ति ने दुश्मनों को पूरी तरह कुचल दिया है। उसे अपनी बेटी पर बहुत गर्व है, जिसने इंसानी सेना को इतनी आसानी से हरा दिया। शायद उसके टियर 5 पपेट्स भी अब उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूर कहीं टैंग लॉन्ग स्क्वाड के हेलीकॉप्टर्स पहले ही शांचुआन सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें वो शख्स सवार है जो किसी का भी रूप ले सकता है। हम जॉबिंग को देखते हैं, जो बड़े इत्मीनान से अपनी ब्लेड तेज कर रहा है और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अपने कैप्टन को यकीन दिलाता है कि मिशन जरूर कामयाब होगा। इधर ली जियांग की जंग खत्म होने के बाद युन रुओक्शु एक गंभीर चेहरे के साथ उसके पास आती है और वो भी सिर हिलाकर अपनी सहमति देता है, क्योंकि उसने इस ताज़ा भिड़ंत के नतीजों के बारे में पहले ही सोच लिया था। भले ही जीत उनकी हुई, लेकिन अपनी ताकत दुनिया के सामने लाने की कीमत बहुत बड़ी थी। सू मचिंग खिड़की के पास से आती है। उसका चेहरा अब भी लड़ाई की धूल से भरा है। वो ली मोयान को चेतावनी देती है कि उन्हें तुरंत यहां से निकलना होगा, क्योंकि ली जियांग बेस की रफ्तार जरूरत से ज्यादा तेज थी। अगर और फौज आ गई तो उनके घिरने का खतरा बढ़ जाएगा। आधे घंटे बाद कॉन्वॉय ली जियांग की मुख्य सड़क पर तेजी से दक्षिण की ओर दौड़ रहा है। वो जानबूझकर बेस सिटी से दूर जाने वाला रास्ता चुनता है और फ्लाइट नंबर 1 को ऊंचाई पर टोह लेने के लिए भेजता है, ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। लाई जियांग की बची हुई सेना का कोई नामो निशान नहीं है और 2 घंटे तक पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाने के बाद वे आखिरकार शहर की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। युन रुओक्शु खिड़की से सटकर बाहर देखते हुए अपने पापा से पूछती है कि अब वे कहाँ जा रहे हैं। वो एक नक्शा फैलाकर जियांग प्रोविंस के इलाके को देखता है। दक्षिण में लिनन सिटी है और उसके बाद प्रोविंशियल बॉर्डर। जियांग प्रोविंस के बेस सिटीज के बीच एक सूचना का जाल बन चुका है, जिससे उसका छिप कर रहना अब नामुमकिन है। लेकिन एक बार सीमा पार करने के बाद तालमेल कम हो जाएगा और उन्हें एक जरूरी बढ़त मिल जाएगी। जब तक दूसरे राज्य हरकत में आएंगे, वो बहुत दूर निकल चुका होगा। सू मचिंग इस प्लान से हैरान है और कहती है कि राज्य के बाहर का सफर बहुत लंबा है। युन रुओक्शु उसकी तरफ से जवाब देती है कि दूरी अच्छी चीज है, क्योंकि जियांग प्रोविंस में रहने का मतलब है कभी न कभी पकड़े जाना। सू मचिंग इस बात को मान लेती है और कॉन्वॉय दक्षिण की ओर बढ़ता रहता है। रास्ते में वो ज़ॉम्बीज से गोल्ड बॉक्सेस का एक नया बैच हासिल करता है। शाम ढलते ही वे एक पुराने गैस स्टेशन के पास कैंप लगाते हैं, जहां आग जलाई जाती है और सू मचिंग नन्ही चिची को एक रोस्टेड रिब परोसती है। वो बियर का एक बड़ा घूंट लेते हुए मजाक में पूछती है कि क्या चिची के पापा पिछले जन्म में कोई प्रोफेशनल शेफ थे। युन रुओक्शु हंसते हुए अपनी रिब खाती है, जबकि वो नक्शे में खोया हुआ आगे के रास्ते की प्लानिंग कर रहा है। वे बॉर्डर से करीब 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन रास्ते में एक बड़ी रुकावट है, लिनन सिटी। ये शहर उत्तर दक्षिण के पूरे रास्ते को घेरे हुए है, इसलिए इसे बाईपास करना मुमकिन नहीं है। उन्हें शहर के बीच से ही गुजरना होगा और लिनन का अपना खुद का बेस जरूर होगा। ली मोयान नक्शे को देखकर माथे पर बल आता है। वो सोच रहा है कि अगर ली जियांग बेस ने खबर फैला दी होगी तो लिनन बेस पहले से ही हाई अलर्ट पर होगा। उस शहरी इलाके को पार करने का मतलब है एक और खूनी जंग। उसकी परेशानी को भांपते हुए युन रुओक्शु गाड़ी के पास आती है और खिड़की से नक्शा देखते हुए पूछती है कि क्या वो लिनन के बारे में सोच रहे हैं, जिस पर वो खामोशी से सिर हिला देता है। फिक्र मत करो, वो अपनी नन्ही मुट्ठी बांधते हुए कहती है, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में। उसकी मासूमियत देखकर वो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता और उसके गाल खींचता है। लेकिन सुकून का ये पल बहुत छोटा है। फ्लाइट नंबर 1 की आंखों से हमें उत्तरी क्षितिज पर कुछ काले बिंदु दिखाई देते हैं जो बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये लाई जियांग के हेलीकॉप्टर्स नहीं है। वो फौरन जाओली को इशारा करता है कि नन्ही चिची को गाड़ी के अंदर ले जाए। वो सू मचिंग की तरफ एक नोट उछालता है और वो बिना कुछ बोले युन रुओक्शु को गोद में उठाकर गाड़ी की सुरक्षा की तरफ भागती है। युन रुओक्शु की नजरें तेज होती हैं और वो उन 3 हेलीकॉप्टर्स को गिनती है जो ली जियांग के नहीं है, जिसे देखकर सू मचिंग का चेहरा पीला पड़ जाता है।
वे विमान उत्तर की तरफ कुछ किलोमीटर दूर जाकर ओझल हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी सतर्कता कम नहीं करता और फ्लाइट नंबर 1 को उनका पीछा करने के लिए मोड़ देता है। ड्रोन की नज़र से हमें 7 हथियारों से लैस सोल्जर्स उन हेलीकॉप्टर से उतरते हुए दिखाई देते हैं। उनका नेता एक बज़कट वाला आदमी है, जिसके शरीर से साफ तौर पर एक टियर 4 कॉम्बैटेंट का ऑरा निकल रहा है। वे लोग फौरन अपना कैंप लगाना शुरू कर देते हैं। ये लोग यकीनन मामूली नहीं हैं। ये या तो किसी बड़े बेस सिटी के एलिट्स हैं, या फिर इन्हें सीधा इंपीरियल कैपिटल से भेजा गया है। कैपिटल का नाम याद आते ही वो तनाव में आ जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने शिमिज़ू फार्म पर स्काई टीम का सफाया किया था। मुमकिन है कि ये कैपिटल का दूसरा ट्रम्प कार्ड हो। वो अपनी जगह पर रुकने का फैसला करता है और फ्लाइट नंबर 1 से निगरानी जारी रखता है। वो कॉन्वॉय को अपनी इंजन्स बंद करने और अंधेरे में छिप जाने का ऑर्डर देता है, जबकि वो 7 लोगों की टीम पास में ही ठहरती है। जिस तरह वे बार बार नक्शों और डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे हैं, उससे साफ है कि वे एक खास मिशन पर हैं और उनका यहाँ होना कोई इत्तेफाक नहीं है। युन रोशियान गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी ध्यान लगा रही है। उसके बदले हुए मिजाज को भांपते हुए वो अपने पापा से पूछती है कि क्या कोई बात है। वो लिखकर जवाब देता है कि कैपिटल से 7 लोगों की एक जांबाज स्क्वाड आई है, जो शायद उन्हीं की तलाश में है। ये पढ़कर युन रोशियान की त्योरियां चढ़ जाती हैं। अगर ये कैपिटल की एलीट स्क्वाड है, तो इनके पास जरूर कोई खास काबिलियत होगी। ली मोयान सोचता है कि जहां स्काई टीम पूरी तरह लाइट टाइप से बनी थी, इस नए ग्रुप के पास और भी मुसीबत पैदा करने वाली एबिलिटीज हो सकती हैं। यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। तभी अचानक उस 7 लोग की स्क्वाड में से एक नौजवान कैंप छोड़कर अकेला पास के जंगल की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वो जंगल में कदम रखता है, उसका ऑरा अचानक एक इंसान से बदलकर एक ज़ॉम्बी जैसा हो जाता है। ऐसा लगता है कि यह आदमी खुद को पूरी तरह छिपाने में माहिर है। वह बड़ी आसानी से एक अनडेड का रूप धर सकता है और उसी पल उनकी सारी चालें साफ हो जाती हैं। सच कहा जाए तो ये काफ़ी चालाकी भरी तरकीब है। अगर पहले से चेतावनी न मिले, तो ये इन्फिल्ट्रेटर किसी भी ग्रुप में घुसकर करीब पहुंचते ही हमला कर सकता है। शायद पिछले ज़ॉम्बी किंग का अंत भी इसी तरह हुआ होगा। युन रोक्शी को इस इन्फिल्ट्रेटर की एबिलिटी के बारे में समझाते हुए उसे एहसास होता है कि लिटिल चीची एक बार फिर मुसीबत में है। युन रोक्सी उस नोट को भारी मन से पढ़ती है। जैसे ही वह एक ऐसे दुश्मन के बारे में सोचती है जो ज़ॉम्बी का रूप ले सकता है, उसके चेहरे के हाव भाव गंभीर हो जाते हैं। उसके चेहरे की मासूमियत गायब हो जाती है और उसकी जगह एक तीखी और केंद्रित नजर ले लेती है। वह गौर करती है कि ऐसी एबिलिटी वाकई बहुत दुर्लभ है। अगर इसका डिस्गाइज एकदम सटीक है, तो शायद उसके पिता की मेंटल पावर भी इसे न पहचान पाए। लेकिन वह फिर भी शांत और आत्मविश्वास से भरी रहती है और उसे याद दिलाती है कि टाइम पर उसका कंट्रोल उसे हर जीवित चीज के भीतर लाइफ के फ्लो को महसूस करने की ताकत देता है। वह समझाती है कि एक ज़ॉम्बी के भीतर का टेम्पोरल फ्लो एक इंसान से बिल्कुल अलग होता है, चाहे बाहर से कोई भी डिस्गाइज क्यों ना हो। एक ज़ॉम्बी में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया पूरी तरह रुक चुकी होती है, जबकि एक इंसान के भीतर की घड़ी अपनी सामान्य रफ्तार से चलती रहती है। उसे पूरा यकीन है कि अगर वह ध्यान से महसूस करे, तो वह उसे ढूंढ निकालेगी, जिससे जाहिर तौर पर काफ़ी राहत मिलती है। वह अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा है, फिर भी वह दुश्मन को कमज़ोर आंकने की गलती नहीं करता। हम उसे एक नया प्लान लिखते हुए देखते हैं। अब वे अपना रास्ता बदल देंगे। वे लिनन सिटी को पूरी तरह छोड़कर प्रांत के बाहर जाने वाले पहाड़ी रास्तों का सहारा लेंगे। तभी सू मचिन की नींद खुलती है और वह अपनी आंखें मलते हुए उस नोट को पढ़ती है। वह इशारा करती है कि रास्ते को घुमाने से उनके सफ़र में कई दिन और जुड़ जाएंगे, लेकिन वह जानता है कि किसी एम्बुश में फंसने से बेहतर है कि सफ़र थोड़ा लंबा हो जाए। सू मचिन उनके चेहरों के भाव देखकर आगे कोई सवाल नहीं करती। सुबह होने से पहले वह जानबूझकर एक दूर दराज और मुश्किल पहाड़ी रास्ता चुनता है। रास्ता खतरनाक है, लेकिन छिपने के लिए बेहतरीन है। हालांकि उसने कैपिटल की एलीट स्क्वाड की ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज को कम कहा है। 7 लोगों की वह टीम अपना कैंप हटा चुकी है और ठीक उनके रास्ते के समांतर दक्षिण की ओर बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि वे हमारा पीछा कर रहे हैं। फ्लाइट 1 के हाई ऑल्टीट्यूड पर्सपेक्टिव से हमें पता चलता है कि एक म्यूटेटेड शिकार करने वाला पक्षी ठीक कॉन्वॉय के ऊपर मंडरा रहा है। उस जीव को मार गिराना आसान होता, लेकिन इससे दुश्मन फौरन सतर्क हो जाता और वे एम्बुश करने के बजाय सीधा हमला कर देते। ली मोयान कुछ देर इस स्थिति पर विचार करता है। अगर वे असैसिनेशन के लिए एक मिमिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वह उन्हें उन्हीं की चाल में फंसाने का फैसला करता है। वह युन रॉक्सी और सू मचिंग के साथ अपना प्लान शेयर करता है और समझाता है कि वे जानबूझकर इन्फिल्ट्रेटर के अंदर आने के लिए एक रास्ता छोड़ेंगे। मकसद उसे लालच देकर अंदर बुलाना और फिर एक ही बार में सबको खत्म करना है। हालांकि सू मचिंग अब भी हिचकिचा रही है। उसे डर है कि यह रिस्क बहुत बड़ा है। उसे चिंता है कि इन्फिल्ट्रेटर की ताकत उनकी सोच से कहीं ज्यादा हो सकती है, लेकिन ली मोयान को यकीन है कि उसके रहते कुछ गलत नहीं होगा। युन रोक्शी आत्मविश्वास के साथ अपना सीना ठोकती है और सू मचिंग, ये याद करते हुए कि कैसे इस लड़की ने कल पूरी आर्टिलरी बराज का रुख मोड़ दिया था, चुप रहती है। प्लान के मुताबिक शाम ढलते ही कॉन्वॉय रात का कैंप लगाने के लिए एक खुली नदी घाटी में रुकता है। वह जानबूझकर सिर्फ कुछ लायन पॉपेट्स तैनात करता है और हाई लेवल वालों को आसपास के जंगलों में छिपा देता है, ताकि कैंप असुरक्षित लगे। जैसे ही रात होती है, वह आग के पास बैठकर आराम करने का नाटक करता है, जबकि असल में उसकी मेंटल पावर पूरी तरह फैली हुई और सतर्क है। युन रॉक्शी टेंट में लेटी हुई सोने का नाटक कर रही है। हालांकि उसके टाइम कंट्रोल सेंसेस पूरी तरह एक्टिव है।
सू मचिंग हालांकि सच में गहरी नींद में सो रही है। आधी रात को उसकी मेंटल पावर को कुछ हलचल महसूस होती है। एक साधारण सा दिखने वाला ज़ॉम्बी धीरे धीरे कैंप के घेरे की ओर बढ़ रहा है। उसका हुलिया किसी भी दूसरे अनडेड जैसा ही है, लेकिन उसकी चाल बहुत सधी हुई है, क्योंकि वह गश्त लगा रहे पॉपेट्स के बीच से रास्ता बना रहा है। वो उनकी डिफेंस के बीच की खाली जगहों से होता हुआ कैंप के बीचों बीच पहुंच जाता है। वो उसे टोकता नहीं और पूरी तरह अनजान होने का ढोंग जारी रखता है। वो ज़ॉम्बी और करीब आता है जब तक कि वो कैंप किनारे तक नहीं पहुंच जाता। उसकी नजरें इलाके को स्कैन करती हैं और आखिर में उस पर टिक जाती हैं। एक छोटी सी ब्लेड थामे हुए वह आकृति उसकी ओर झपटती है, लेकिन जैसे ही वह इन्फिल्ट्रेटर 5 मीटर के दायरे में आता है, उसका समय अचानक रुक जाता है। युन रोक्शी ठंडे चेहरे के साथ टेंट से बाहर निकलती है और पुष्टि करती है कि यह जीव वाकई एक इंसान है। वह शांति से बताती है कि ज़ॉम्बीज के भीतर समय का कोई बहाव नहीं होता, फिर भी इस आदमी का दिल अब भी धड़क रहा है। ली मोयान खड़ा होता है। वह उस जमे हुए इन्फिल्ट्रेटर के पास जाकर उसके डिस्गाइज की जांच करता है और देखता है कि बाहर से दिखने में इस आदमी का दिल अब भी खड़ा खड़ा धड़क रहा है। वह डिस्गाइज को और गहराई से देखता है और महसूस करता है कि दिखावे से लेकर ऑरा तक ये लगभग बेदाग है और सच कहूं तो काफी प्रभावशाली है। अगर युन रॉक्सी का टाइम पर ऐसा कंट्रोल ना होता तो शायद वो इसे तुरंत ना पहचान पाता। फिर वो जंगल की ओर एक मेंटल सिग्नल भेजता है। वो छिपे हुए लेवल 5 लायन पपेट्स को पूरी तरह से हमला शुरू करने का इशारा देता है। वहीं मीलों दूर 7 लोगों के उस स्क्वाड को अचानक बदलाव का एहसास होता है। एक ही पल में स्क्वाड को एक भारी हथियारी नियत मर्डरस इंटेंट महसूस होती है। उनका नेता, जिसकी बस कट है, समझ जाता है कि उनका स्काउट पकड़ा गया है और उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखने लगता है। वह सबको लड़ाई के लिए तैयार होने को कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। फ्लेम 1 की स्पिरिट फायर सबसे पहले पहुंचती है और 10 सेकंड से भी कम समय में उनके 3 हेलीकॉप्टर्स आग के विशाल गोलों में बदल जाते हैं। उनके भागने का रास्ता कट चुका है, जिससे एक इवॉल्वर दहशत से पीला पड़ जाता है। अनडेड 1 ठीक उसके पीछे आता है। उसकी खून जैसी लाल रोशनी एक इवॉल्वर को अपनी चपेट में ले लेती है, जो अपनी पावर इस्तेमाल करने ही वाला था। उस बेचारे को महसूस होता है कि उसका शरीर बेकाबू होकर अनडेड 1 की ओर खिंचा चला जा रहा है। एक पल बाद एक ब्लड स्पिरिट सर्पेंट उसके सीने के आर पार हो जाता है। इसी बीच फ्लाइट 1 ऊंचे आसमान से गोता लगाता है और अपना एरियल डोमेन तैनात करता है। इस गोलाकार फील्ड के प्रभाव में 2 अन्य एवॉल्वर्स द्वारा किए गए लॉन्ग रेंज अटैक्स तुरंत धीमे हो जाते हैं और उनकी ताकत लगभग शून्य हो जाती है। हालांकि फ्लाइट 1 के स्टील क्लॉज पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। चीन होंग अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके अपनी त्वचा को धातु जैसा बनाने की कोशिश करता है और खुद को जबरदस्त रक्षात्मक ताकत वाले चांदी के कवच सिल्वर आर्मर से ढंक लेता है। एयर पैंग एक भारी क्लब से वार करता है और हालांकि मेटल आर्मर में गड्ढा पड़ता है, पर वो टूटता नहीं। लेकिन तुरंत ही दूसरा वार होता है, जिससे कवच के परखच्चे उड़ जाते हैं। चीन होंग दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून की उल्टियां निकलने लगती हैं। इससे पहले कि वह जमीन को छुए, अनडेड 1 का सर्पेंट उसे जकड़ लेता है और चीन होंग वहीं ढेर हो जाता है। अपने पपेट्स के शेयर्ड विजन के जरिए ली मोयन पुष्टि करता है कि 7 लोगों के उस स्क्वाड का सफाया हो चुका है। राहत महसूस करते हुए वह वापस कैंप की ओर बढ़ता है, जहां वह इन्फिल्ट्रेटर अब भी अपनी जगह जमा हुआ है। सू मचिंग, जो हड़बड़ाकर जाग गई थी, कंधे पर कोट डाले बाहर आती है और सोचती है कि अब इसका क्या करना चाहिए। युनरूक्शी शांति से सुझाव देती है कि इसे बस मार देना चाहिए। उसके हाथ के एक इशारे के साथ मेंटल एनर्जी की एक सुई उस इन्फिल्ट्रेटर की भौहों के बीच घुस जाती है और समय पर उसकी पकड़ छूट जाती है। उस आदमी का शरीर बेदम हो जाता है और वह गिरते ही वापस अपने इंसानी रूप में आ जाता है। सू मचिंग घुटनों के बल बैठती है और लाश की छाती की अंदरूनी जेब से टैंग लॉन्ग स्क्वाड का एक आईडी कार्ड निकालती है। ली मोयान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन युन रोक्सी का रिएक्शन कुछ चौंकाने वाला है। वह काफी देर तक उस आईडी को घूरती रहती है और कहती है कि कैपिटल ने अब तक अपनी 2 एस टीम्स को हमारे हाथों खो दिया है। वो सोचती है कि क्या अगली बार वे दस्तों को भेजना बंद कर देंगे और इसके बजाय एक पूरी सेना भेजेंगे। ऊपर देखते हुए उसकी नजरें गहरी और चिंता से भर जाती हैं। जैसे ही कैपिटल इस बात की पुष्टि कर देगा कि दोनों एस टीम्स खत्म हो चुकी हैं, वे उसके पिता को मैक्सिमम लेवल थ्रेट करार देंगे। उस मोड़ पर उनके पीछे पड़ने की शिद्दत 10 गुना बढ़ जाएगी। इन टीम्स की तबाही सिर्फ कैपिटल के उस यकीन को और मजबूत करेगी कि ज़ॉम्बी किंग बेहद खतरनाक है। वे हार नहीं मानेंगे, बल्कि अपनी कोशिशें दोगुनी कर देंगे। हम देखते हैं कि उन्हें तुरंत यहां से निकलना होगा। कहानी उस रात आगे बढ़ती है जब कॉन्वॉय एक पल भी और रुकने से मना कर देते हुए तुरंत रवाना हो जाता है। लिमायन बादलों के बीच से टो लेने के लिए फ्लाइट 1 को भेजता है ताकि ये पक्का हो सके कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा। जैसे ही वे लिनन सिटी के बाहरी इलाके में पहुंचते हैं, वह रास्ता न बदलने और सीधे शहर के बीच से गुजरने का फैसला करता है। रास्ते को घुमाने से उनके सफर में कम से कम 5 दिन और जुड़ जाते। वीराने में 5 फालतू दिन बिताने का मतलब था 5 दिन का और जोखिम। और हालांकि लिनन में एक बेस सिटी है, पर शहरी इलाका इतना बड़ा है कि वहां छिपा जा सकता है। बेस सिटी से दूर का रास्ता चुनकर और तेजी से निकलकर पकड़े जाने की संभावना काफी कम है, या कम से कम उसे यही उम्मीद है।
वो पहले ही अपनी मेंटल एनर्जी छोड़ देता है और रास्ते में आने वाले हर ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके उन्हें कॉन्वॉय के लिए रास्ता साफ करने पर मजबूर कर देता है। पूरा कॉन्वॉय बिना कोई शोर किए शहर की अंधेरी सड़कों से गुजरता है और लिनिन के ज्यादातर शहरी हिस्सों को पार कर लेता है। बस कुछ ही आगे शहर का दक्षिणी निकास सदर्न एग्जिट है, जो उनकी आज़ादी का दरवाज़ा है। हालांकि हम दोनों तरफ की इमारतों पर तैनात स्नाइपर्स देखते हैं, जो लिनिन बेस सिटी के सैनिक हैं। करीब से देखने के बाद ली मोयान गौर करता है कि ये सैन्यकर्मी असल में युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं लग रहे। ऐसा लगता है कि लिनिन बेस सिटी ने ज़ॉम्बी किंग के अलर्ट के बाद बस मुख्य प्रवेश द्वारों पर चौकियां बना दी हैं। युनरोशी फुसफुसाती है कि वे यहाँ से नहीं गुजर सकते। वो कहती है कि अगर वे लड़कर बाहर निकल भी गए तो शोर बहुत ज्यादा होगा और इससे पूरी बेस सिटी की सेना वहां पहुंच जाएगी। ली मोयान रास्ता बदलने पर सहमत होता है और कॉन्वॉय मुड़ जाता है। वे एक सुनसान गली में घुसते हैं और वापस पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। मैप को देखते हुए वह लिनिन के पश्चिमी इंडस्ट्रियल जोन को पार करने की तैयारी करता है। वह वहां के रिंग रोड से शहर से बाहर निकलने का प्लान बनाता है, लेकिन इंडस्ट्रियल जोन की सड़कों की हालत बहुत खराब है, जहां ढह गई फैक्ट्रीज और फंसे हुए वाहनों की भरमार है। 20 मिनट बाद कॉन्वॉय आखिरकार इंडस्ट्रियल जोन से बाहर निकलता है और रिंग रोड पर पहुंचता है। ठीक जब उसे लगता है कि वे शायद साफ बच निकलेंगे, तभी पीछे से अचानक हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट गूंजती है। शहर की ओर से 3 आर्म्ड चॉपर्स उड़ते हुए आते हैं, जिनकी सर्चलाइट्स रात के आसमान को चीर रही हैं। वे साफ तौर पर किसी चीज की तलाश में हैं। एक तेज सोच के साथ ली मोयान कॉन्वॉय को रफ्तार बढ़ाने का इशारा करता है और गाड़ियां अचानक तेजी से आगे बढ़ती हैं। हेलीकॉप्टर्स तुरंत पीछा करना शुरू कर देते हैं। उनकी सर्च लाइट्स कॉन्वॉय पर टिक जाती हैं और कैनन्स आग उगलने लगती हैं, जिससे सड़कों पर गाड़ियों के पीछे गोलियां लगने से चिंगारियां उठती हैं। लाउडस्पीकर पर एक आवाज गूंजती है जो कॉन्वॉय को रुकने और जांच कराने का हुक्म देती है, वरना गोली चलाने की धमकी दी जाती है। ली मोयान का जाहिर तौर पर मानने का कोई इरादा नहीं है। फ्लेम 1 कॉन्वॉय से उड़ान भरता है और एक सुर्ख लाल रोशनी की लकीर बनकर सीधे हेलीकॉप्टर्स के फॉर्मेशन पर हमला करता है। धमाकों की एक कड़ी के साथ आसमान रोशनी से भर जाता है और मलबा हर दिशा में गिरने लगता है। सर्च लाइट्स बुझने और पीछा छूटने के साथ कॉन्वॉय पूरी रफ्तार से शहर की सीमा को पार कर जाता है। जैसे ही रोशनी रात के घने अंधेरे में ओझल होती है, सू मचिंग राहत की एक लंबी सांस लेती है, लेकिन ली मोयान का मन अब भी बेचैन है। वह जानता है कि लिनिन बेस यकीनन कॉन्वॉय की दिशा की रिपोर्ट करेगा, जिसका मतलब है कि आगे के सफर का हर पल अब समय के खिलाफ एक दौड़ है। कॉन्वॉय जानलेवा रफ्तार से आगे बढ़ता है और सुबह होने तक उन्हें आखिरकार जियांग प्रोविंस और लिन प्रोविंस के बीच के सीमा चिन्ह बाउंड्री मार्कर्स दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही वे सीमा पार करते हैं, फ्लाइट 1 ऊपर से एक ऐसी इमेज भेजता है जिसे देखकर ली मोयान की मुस्कुराहट वहीं जम जाती है। सीमा के दक्षिण में एक पहाड़ी की चोटी पर हुआंग सियान खड़ा होकर गुजरते हुए कॉन्वॉय को नीचे देख रहा है। वो उन्हें दूर से ऐसे घूर रहा है जैसे उनके हर कदम का पीछा कर रहा हो। युन रोक्शी को भी हुआंग शिन की मौजूदगी का पता चलता है और उसके चेहरे पर नफरत की एक लहर दौड़ जाती है जब उसे एहसास होता है कि यह आदमी कितना जिद्दी है। वह कहती है कि वह खतरनाक है और इतनी आसानी से हारने मानेगा, और पूछती है कि क्या उन्हें उसे अभी खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ली मोयान बस अपना सिर हिला देता है। हालांकि उन्होंने उसके आर्मर्ड पैंगोलिन को मार दिया था, पर हुआंग शिन अभी जगह अवेकन नहीं है, और कौन जाने उसने और कौन से छुपे हुए पत्ते अपनी आस्तीन में रखे हों। वह फैसला करता है कि अभी उससे निपटने का सही समय नहीं है। एक बार जब वे प्रांत के बाहर निकल जाएंगे तो वे और बेहतर तरीके से प्लान बना सकेंगे। वे लिखता है, चलो यहाँ से। कॉन्वॉय दक्षिण की ओर बढ़ता रहता है और लिन प्रोविंस के इलाके में दाखिल होता है, जहां सड़कों की हालत जांग के उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों के मुकाबले काफी बेहतर है। चौड़े हाईवेज पर अब भी कुछ ट्रैफिक जाम्स हैं, लेकिन वे निपटने लायक हैं, और 3 दिन बाद हमारा ग्रुप लिन प्रोविंस के युनजो सिटी पहुंचता है। तबाही से पहले युनजो 30 लाख लोगों का एक बड़ा शहर था। अब ये कुदरती तौर पर अनडेड का एक फैला हुआ साम्राज्य बन चुका है। हालांकि ली मोयान के लिए यह जगह किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि 30 लाख लोगों का मतलब है शिकार करने के लिए ज़ॉम्बीज की एक बहुत बड़ी तादाद। इतनी बड़ी आबादी का मतलब है ढेर सारे इवॉल्व वेरिएंट्स और क्रिस्टल्स, और जियांग प्रोविंस से दूर होने की वजह से उनके यहाँ पहुंचने की खबर काफी धीरे धीरे फैलेगी। कुछ समय के लिए उन्हें ह्यूमन बेसिस से पीछा किए जाने की कोई चिंता नहीं है। अर्बन एरिया में दाखिल होने के बाद ली मोयान अपना रोज का काम शुरू कर देता है और आसपास के इलाके को क्लियर करने लगता है। वो एक एक करके क्रिस्टल्स हार्वेस्ट कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ युन रोक्सी अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दे रही है और अपने पुराने टर्टल को खिलाने में व्यस्त है। वो सच में एक बहुत बिजी पेट ओनर बन चुकी है। कई दिनों की मेहनत के बाद वो टर्टल आखिरकार 4th रैंक पर पहुंच जाता है। ये अब इतना बड़ा हो चुका है कि इसकी पीठ पर कार्ड गेम खेलने के लिए आराम से एक मेज लगाई जा सकती है। इधर सू मचिंग भी खाली नहीं बैठी है। वो रोज अपने ब्लैक बुल दाहे पर सवार होकर बीस्ट्स का शिकार करने निकल जाती है, ताकि अपनी कॉम्बैट स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ा सके। वो युन रोक्शी द्वारा सिखाई गई 9 एलिमेंट पल्स सेवरिंग टेक्निक की प्रैक्टिस भी जोर शोर से कर रही है, और हर बीतते दिन के साथ उसकी ऑरा और भी गहरी होती जा रही है। ली मोयान के मन में काफी कॉन्फिडेंस है। वो बस इतना चाहता है कि नन्ही सीसी को पलने बढ़ने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल जाए।
लेकिन बदकिस्मती से युनजो सिटी में उनके 5वें दिन हालात अचानक करवट लेते हैं। ली मोयांग के दिल में बस यही ख्वाहिश है कि नन्ही सीसी एक सेफ एनवायरनमेंट में बड़ी हो, पर युनजो सिटी में उनकी 5वीं रात की शांति पूरी तरह भंग हो जाती है। फ्लाइट 1 के हाई ऑल्टीट्यूड रिकॉनेसेंस के जरिए हमें शहर के उत्तर पश्चिम से एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय आता हुआ दिखाई देता है। दर्जनों मिलिट्री व्हीकल्स, आर्मर्ड कार्स और टैंक्स आगे बढ़ रहे हैं, और उनके साथ 6 आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स भी हैं जो किसी शिकारी पक्षी की तरह ऊपर मंडर रहे हैं। इस कॉन्वॉय के बीचों बीच स्पेशल इंसिग्नियाज वाली कई कमांड व्हीकल्स मौजूद हैं जो सीधे युनजो के केंद्र की तरफ बढ़ रही हैं। ली मोयान का दिल बैठ जाता है जब उसे एहसास होता है कि खबर अब दूर तक फैल चुकी है। शायद इंपीरियल कैपिटल ने ज़ॉम्बी किंग की बाउंटी को अब लिन प्रोविंस तक पहुंचा दिया है। हो सकता है कि यह लिन प्रोविंस बेस की कोई सप्रेशन यूनिट हो, या फिर शायद वैंग शेन ने लोकल अथॉरिटीज को उनकी लोकेशन लीक कर दी हो। वजह चाहे जो भी हो, उसे अच्छी तरह पता है कि वे यहां और नहीं रुक सकते। सुमचिंग अब इस खाना बदोश जिंदगी की आदी हो चुकी है और खामोशी से अपना सामान पैक करने लगती है। इसी बीच युनजो ओक्सिवा खिड़की के पास जाकर शहर की शांत सड़कों को निहारती है और धीरे से कहती है, फादर, हम हमेशा इस तरह भागते नहीं रह सकते। ली मोयान जानता है कि वो सही कह रही है, लेकिन फिलहाल उनके पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हालांकि वो खुद को यकीन दिलाता है कि एक दिन ये भागना जरूर बंद होगा। युन रोक्शुआ उसकी तरफ मुड़कर मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान में एक ऐसा सुकून और पक्का इरादा है जो उसकी उम्र के लिहाज से कहीं ज्यादा गहरा है। सुबह होते ही हमारा यह ग्रुप युनजो की ढलती परछाइयों में ओझल हो जाता है, जबकि कई किलोमीटर दूर वो मिलिट्री फोर्स अपनी मंजिल की ओर लगातार कदम बढ़ा रही है। एक कमांड व्हीकल के अंदर एक सख्त चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी एक फाइल के पन्ने पलट रहा है, जो यकीनन एक बहुत ही सीरियस दिखने वाला डॉक्यूमेंट है। उसके कवर पर एक लाल रंग की टॉप सीक्रेट सील लगी है, जिस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे हैं, द ज़ॉम्बी किंग फाइल। वह आदमी फोल्डर बंद करता है और युनजो सिटी के अंधेरे की ओर टकटकी लगाकर देखता है। उसे पूरा यकीन है कि इस बार उनके बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो, ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन, हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।